हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेकंड क्लास ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसा कि आपको पता है, हम कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस। मतलब रेसिस्टेंस कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। उसके आगे जो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है वो सारा हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। साथ ही अभी तक नोटिफिकेशन का कोई अपडेट तो नहीं है, लेकिन जल्दी आना चाहिए। आप लोग प्रिपेयर जो भी कर रहे हो करते रहो, क्योंकि नोटिफिकेशन आनी है। आप लोग वेल प्रिपेयर्ड रहोगे ना, वो अच्छा है। नोटिफिकेशन आने के टाइम आप प्रैक्टिस कर पाओगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस। साथ ही जो लोग भी नया जुड़ रहे हैं हमारे साथ, वो लोग स्टार्टिंग से सारा क्लास करें और इसको कंटिन्यूअस ऑर्डर में करें सारा क्लास, और फिर क्वेश्चंस वगैरह जो भी हैं एनसीईआरटी वगैरह की, वो साथ साथ सॉल्व करें। उनको हम लोग डिस्कस करेंगे एक बार जब एग्जाम नज़दीक होगा, क्योंकि वैसा करने से ना हमारे कॉन्सेप्ट भी उस टाइम पे रिवाइज हो जाएंगे। अभी एक साथ करेंगे तो थोड़ा सा है कि क्या पता हम लोग भूल भी जाएं। तो अभी हम लोग क्लासेस कर रहे हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज जो भी है वो करेंगे, फिर हम लोग पीवाईक्यूज भी करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग लाइव करेंगे। तो आप लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, जो भी हमारा फिजिक्स का क्रैश कोर्स है। और आप लोग श्योर रहो, इसमें हर चीज़ कवर किया जाएगा और आप लोग इसको अगर थॉरली कर रहे हो, आपका 30/30 इजीली आएगा। थोड़ा सा आप लोग को बस प्रैक्टिस करना होगा साथ साथ में। तो चलिए आज के हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। और साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे ये सारी क्लास की जो भी पीडीएफ्स हैं वहाँ पे मिलती हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने आज के क्लास को। आज जिस टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है केवीएल। केवीएल इसका थोड़ा सा झलक हमने लिया था पिछले क्लास में, जो कैपेसिटर वाला था। अब उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। इसका बेसिक बेसिक मैंने आपको बता दिया था। जैसे देखिए, ये एक मान लो रेसिस्टर हमने लगा रखा है, तो रेसिस्टर के अक्रॉस हमने वहां पे पढ़ा था ना, आई आर का पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ये वाला जो साइड होता है हमारा, ये हो जाता है इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। क्यों? क्योंकि जो करंट होता है ना वो हमेशा हाई टू लो पोटेंशियल जाता है। और यहाँ पे देखो करंट का डायरेक्शन क्या है, करंट जो है हमारा इधर की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल हाइयर होगा इस पॉइंट से, तो यानी कि आई आर का ड्रॉप आएगा। अगर हम डेल्टा वी ए बी, इस दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी बात करें, तो वो क्या आएगा हमारा, वो आएगा आई आर। क्योंकि इसके बीच में क्या है, बस एक रेसिस्टर ही तो है, उसकी वजह से जो भी ड्रॉप आएगा वही तो आएगा टोटल पोटेंशियल में हमारा ड्रॉप। पोटेंशियल में ड्रॉप कब आता है, जब कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारा बीच में जो कि पोटेंशियल को कंज्यूम कर रहा है या फिर कुछ पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो पोटेंशियल उसके अकॉर्डिंग बढ़ता है या फिर घटता है। यहाँ पे जो हमारा है रेसिस्टर है, रेसिस्टर क्या करता है, अपने अक्रॉस आई आर का ड्रॉप देता है करंट के डायरेक्शन में। आपको देखो, ये प्लस माइनस वगैरह का कुछ नहीं सोचना, बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर करंट के डायरेक्शन में आप जा रहे हो, करंट के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो, तो पोटेंशियल में आई आर का ड्रॉप आएगा। और अगर करंट के अपोजिट आप जा रहे हो, इधर से इधर जा रहे हो, तो आई आर का इंक्रीज आएगा। तो हमेशा करंट के डायरेक्शन से इसको आप ध्यान रखो। तो देखो, डेल्टा वी इसका जो है, डेल्टा वी ए बी, वो हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू आर, करंट इंटू रेसिस्टेंस, ओम्स लॉ। नेक्स्ट देखो, अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी, डेल्टा बी को वी ए। वी ए आगे क्यों लिया है, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है, ये हायर माइनस लोअर करेंगे ना तब ये पॉजिटिव आएगा, इसीलिए वी ए माइनस वी बी। अब देखो, वी बी को हम लोग क्या करते हैं, दूसरे साइड लेके चले जाते हैं, आई आर को इधर लेके चले जाते हैं, तो देखो क्या बनता है, वी ए माइनस आई आर इक्वल टू वी बी। और यही चीज हमने केवीएल में सीखा था, कैसे लिखते हैं। मान लो इस पॉइंट के लिए डायरेक्टली लिखना होता तो मैं क्या लिखता, यहाँ से देखो, यहाँ से शुरू करता है, इस पॉइंट से सबसे पहले लिखता है इसको वी ए। उसके बाद देखो आगे हम लोग गए तो यहाँ पे क्या आया, रेसिस्टर आया, इसके क्रॉस आई आर का ड्रॉप करंट के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखता वी ए माइनस आई आर। इसका अगर रेसिस्टेंस आर है तो ये भी हमारा आर हो जाएगा। और ये किसके इक्वल होता, जिस पॉइंट पे फाइनली हम लोग पहुंचते थे ना, जो लास्ट पॉइंट आता था, उसका पोटेंशियल उसके इक्वल हो जाता था, तो इसको लिखते हैं वी बी। यही होता था हमारा केवीएल। इसको बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और इसको लूप लॉ भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग लूप में जनरली अप्लाई करते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग फिर से वापस से प्रैक्टिस करते हैं। ये हमने पिछले क्लास के लास्ट में सबसे किया है, तो वहां पे आपने देखा होगा, तो वहां पे बेसिक्स मैंने बताया था एक बार और, तो ये काइंड ऑफ रिवीजन है। तो देखिए, ये वाला हमारा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए, चलो हम वी ए से लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या क्या आएगा देखना, सबसे पहले वी ए, वी ए के बाद आर वन, ये इस रेसिस्टर के क्रॉस हमारा आई आर वन का ड्रॉप आएगा। क्यों? क्योंकि करंट के डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो वी ए माइनस आई आर वन। नेक्स्ट देखो, बैटरी का
जो पॉजिटिव यानी बड़ा डंडा, बड़ा मतलब हमेशा पॉजिटिव, छोटा मतलब नेगेटिव। तो जो बड़ा डंडा है वो पहले आ रहा है, छोटा डंडा बाद में आ रहा है, तो जो बाद में आएगा हम लोग उसका साइन लेंगे। तो यहाँ पे देखो माइनस E1, फिर से देखो करंट तो यही सेम जा रहा है ना R2 में भी, फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर से ड्रॉप होगा माइनस आई R2। इसके बाद देखो जो हमारा E2 है, E2 के क्रॉस भी हमारा फिर से एक बार पॉजिटिव डंडा आगे की तरफ आ रहा है, तो यानी कि इस बार हम लोग इसको प्लस में लिखेंगे, प्लस E2। उसके बाद देखो R3, फिर से एक रेसिस्टर मिला, तो इस रेसिस्टर के अक्रॉस भी आई इंटू R3 का ड्रॉप आएगा, माइनस आई R3 इक्वल्स टू VB। बस इतना ही सिंपल होता है हमको इक्वेशन लिखना KVL का। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं इसको। देखो यहाँ पे हमने कैपेसिटर 20 बार लगा दिया है। कैपेसिटर में मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, अगर कैपेसिटर का पॉजिटिवली चार्ज प्लेट बाद में आ रहा है, मतलब जो प्लेट बाद में है उसका चार्ज डिवाइड बाई जो भी हमारा कैपेसिटेंस है। तो अगर पॉजिटिव प्लेट बाद में आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि वहां पे वो प्लस हो जाएगा, और अगर निगेटिव प्लेट बाद में आ रहा है तो वहां पे वो निगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि वो माइनस हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो चलो इसके लिए लिखते हैं, देखना कैसे। देखो VA माइनस 2 × 2, 2 एम्पियर का करंट I इंटू आर कितना हमारा 2 ओम, 2 × 2। फिर यहाँ पे देखो इस बार बैटरी का छोटा डंडा बाद में मतलब -10। उसके बाद देखो 2 एम्पियर इंटू 4, -2 × 4, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं। नेक्स्ट देखो कैपेसिटर हमारा, कैपेसिटर का -10 कूलम बोला है, निगेटिव प्लेट बाद में, यानी कि यहाँ पे हमारा निगेटिव आएगा, और 10/2। ओके, Q/C इक्वल्स टू डेल्टा V, कैपेसिटर क्लास मैंने आपको बता रखा ऑलरेडी। नेक्स्ट देखो करंट यहाँ भी 2 एम्पियर ही होगा, यहाँ भी 2 एम्पियर। तो देखो 2 × 8 -2 × 8। उसके बाद देखो 30 वोल्ट का बैटरी है, लेकिन इसका निगेटिव टर्मिनल बाद में आ रहा है, तो ये होगा -30 इक्वल्स टू VB। और अगर यहाँ से हमें VA माइनस VB कैलकुलेट करना हो तो डायरेक्टली कर लो, VA माइनस VB, तो हमारा ये सारा का सारा उधर दूसरे साइड चला जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 4 + 10 + 8 -5 + 5 + 16 + 30, ये जो भी आएगा इतना वोल्ट आपका आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच का। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। अब देखो एक लूप होगा तो क्या होगा, क्या चेंज आएगा। तो देखो क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखो ये सेटअप है, मान लो ये नीचे का पोर्शन नहीं रहता, ये वाला, ये पोर्शन अगर नहीं रहता तो फिर क्या करते हैं आप, हम डायरेक्टली इस पॉइंट से शुरू करते हैं, इस पॉइंट से, और सारा लिखते जाते हैं। लो एक बार उसको हम लोग लिखते हैं। देखो VA माइनस IR1, IR1 समझ रहे हो ना, क्यों, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, तो IR1 का ड्रॉप आएगा। फिर से -E1। आई थिंक अभी तक आपको ये वाला चीज क्लियर हो गया, बैटरी का छोटा डंडा यानी निगेटिव बाद में, तो -E1। उसके बाद देखो -IR2 + E2 -IR3। आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम अभी नहीं होनी चाहिए। देखो VB लिख दिया। अगर ये नॉर्मल होता, ये हमारा नहीं होता वायर, तो हमारा यही आता ना, ये अगर नहीं होता तो हमारा ये आता इक्वेशन। अब इस वायर की वजह से देखो क्या चेंज आएगा वो बताता हूँ। तो देखो क्या होगा, ये पॉइंट अगर हमारा A है, ये, तो हमारा ये अगला पॉइंट ये भी A हो जाएगा, ये भी A हो जाएगा, और ये जो B लिखा हुआ है ना, ये भी A हो जाएगा, यानी कि यहाँ का पोटेंशियल भी VA हो जाएगा, यहाँ का भी VA हो जाएगा। तो देखो इससे क्या चेंज आएगा, ये जो हमारा VB था ना पहले, VB, ये रिप्लेस हो जाएगा VA से, और VA से एक बार रिप्लेस हुआ तो देखो अब चेंज क्या आएगा, इधर भी VA इधर भी VA, दोनों साइड से VA कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, देखना ध्यान से, यहाँ से हमें मिल जाएगा निगेटिव साइन, चलो रहने देते हैं। देखो ये इक्वेशन हमारा बन के आएगा -IR1, एक साथ कर देते हैं आई वाले टर्म्स को, R1 + R2 + R3, ये आया, प्लस E2 - E1, इसको ऐसे लिख देते हैं, इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखो, अब यहाँ से डायरेक्टली आप करंट निकाल सकते हो। करंट का वैल्यू अगर आपको निकालना है, आपको अगर E1 E2 सब मालूम है, तो यहाँ से आप करंट को अलग कर सकते हो। इसको हम लोग इसको उठाकर दूसरे साइड लेके चले जाते हैं। तो देखो क्या बनेगा हमारा, I इंटू R1 + R2 + R3
इक्वल्स टू E2 माइनस E1, ये हमें मिलेगा। उसके बाद देखो यहाँ से आप I को अलग करोगे, E2 माइनस E1 बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस तरह से आप लिख सकते हो करंट वहाँ पे क्या होगा। अगर वैल्यूज दी हुई हैं तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो इसको हम लोग लूप में यूज करते हैं। लूप में बस डिफरेंस इतना आ जाता है कि ये जो पोटेंशियल इस पॉइंट का था ना, वही सेम यहाँ का भी हो गया, तो ये टर्म अपने आप कैंसिल हो गया। तो हम सारे कंपोनेंट जो भी लगे हुए हैं इस लूप में, उनके क्रॉस अगर पोटेंशियल ड्रॉप जो भी है, पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल गेन, उन सबको हम लोग अगर ऐड करते हैं ना, तो हमें क्या मिलेगा, नेट जीरो आएगा। एक लूप के अलोंग सम ऑफ ऑल पोटेंशियल्स इक्वल्स टू जीरो, पोटेंशियल अक्रॉस ऑल द डिवाइसेस। तो यही होता है हमारा किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस इक्वल्स टू जीरो। इसका देखो यूजफुलनेस इसका क्या है, मतलब ये क्या अलग है बाकी दूसरे मेथड से। तो जैसे देखो कहीं भी एक रैंडम पॉइंट जैसे यहाँ दे दिया ना, यहाँ सी पॉइंट दे दिया, अगर वी ए माइनस वी सी पूछा ना, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए ये वाला जो हमारा ना केवीएल है बेस्ट है। आप इजिली लिख सकते हो वी ए माइनस आई आर वन माइनस ई वन इक्वल्स टू वी सी। उसके बाद वी सी को दूसरे साइड लेके चले जाओ तो वी ए माइनस वी सी आपको मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखते हैं अपना। अब इसका और नेक्स्ट यूज हम लोग देखते हैं, जैसे कि इसका क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे। तो देखो हमारे पास यहाँ पे एक लूप है, इस लूप में हमें मान लो कैलकुलेट करना है जैसे कि करंट। अब यहाँ पे दो बैटरीज लगी हुई हैं, तो इनके वजह से करंट कैलकुलेट करना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखो ये जो लिखा हुआ हम लोग इसको मिटा देते हैं, पहले बेसिक से समझते हैं इसको। तो देखो हमारा मान लो ये हमारे पास लूप है। अब इस लूप में होगा क्या, इस लूप में कोई एक करंट फ्लो करेगा। करंट किधर से किधर फ्लो करेगा पता नहीं, हमें नहीं मालूम। मान लो देखो एक बैटरी लगी हुई है, ये चाहती है कि इधर की तरफ करंट फ्लो हो। दूसरी वाली बैटरी लगी हुई है, ये भी चाहेगी कि इधर की ओर करंट फ्लो हो, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है उससे करंट निकलता है और निगेटिव साइड से एंटर करता है वापस से। तो मान लो दोनों बैटरी चाह रही है एक ही डायरेक्शन में, ये ऐसा मतलब कोइंसिडेंस है। हो सकता है कि ये बैटरी उल्टी लगी हुई होती तो इसकी वजह से करंट इधर आ रहा होता। तो ये हमें स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर लूप है ना, आप किधर भी जिधर मन करे, आपका मन कर रहा है कि नहीं मुझे मानना है कि करंट जो है ऐसे फ्लो कर रहा है, आपको ऐसे मानना है, मान लो कि नहीं करंट इधर से फ्लो कर रहा है, आप उधर से भी मान सकते हो। फ्री हो मानने के लिए क्या होगा, जब आप आई का वैल्यू फाइनल कैलकुलेट करोगे ना, आपका आई जो होगा वो निगेटिव आएगा। आई निगेटिव आया मतलब समझ जाओ आपने डायरेक्शन उल्टा मान लिया है। क्यों, आंसर गलत कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने डायरेक्शन उल्टा माना तो आपका आंसर चेंज हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और अगर आपको डाउट लग रहा हो तो चलो उसी तरह से करते हैं। देखना हमारा आई जो है निगेटिव आएगा। देखो हमें सीधा सीधा दिख रहा है करंट उधर जाएगा, ऐसा क्यों जाएगा मैंने आपको रीजन एक्सप्लेन कर दिया है। क्योंकि देखो ये बैटरी भी चाहेगा इधर करंट जाए, ये बैटरी भी चाहेगा इधर जाए, लेकिन हम लोग मान लो चाहते हैं कि नहीं, हम लोग चाहते हैं करंट कहीं और जाए, तो हम लोग मान लिया करंट इधर जा रहा है। ओके, तो देखो हमने मान लिया करंट इधर उल्टा की तरफ जा रहा है, हम नहीं मान रहे हैं कि बैटरी के हिसाब से करंट जा रहा है। तो देखो अब यहाँ पे होगा क्या, हम क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसके अक्रॉस हम लोग किसी भी एक पॉइंट से शुरू करेंगे और सबके अक्रॉस हम लोग पोटेंशियल लिखेंगे। तो चलो हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से यहाँ वापस इसी पॉइंट पे आएंगे, तो इसका पोटेंशियल तो कैंसिल हो जाना है, तो उसको लिखते भी नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो देखो सबसे पहले हमारे 10 वोल्ट का बैटरी आया तो -10। उसके बाद हमारा देखो करंट के डायरेक्शन में, करंट हमारा इधर बनाया ना हमने आई, देखो करंट के डायरेक्शन में आई इंटू 7 का ड्रॉप माइनस आई इंटू 7। फिर देखो इधर भी करंट यहाँ पे ऐसे होगा आई, आई इंटू 3 का ड्रॉप। देखो ये वाला फिर से नेगेटिव हमारा आ रहा है -20 इक्वल्स टू 0। बस ये हमें लूप रूल का इक्वेशन लिखना है, लूप लॉ का। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ये हमारे टर्म्स है इसको दूसरे साइड ले जाते हैं। देखो -i इंटू 7 प्लस 3 एक साथ कॉमन ले लिया, और 20 और 10 को ना दूसरे साइड लेके चले जाते हैं, 20 प्लस 10। अब यहाँ से देखो i क्या निकल के आया, i इक्वल्स टू 30 बाई -10। ये 7 प्लस 3 10, और 10 के आगे माइनस का साइन, तो हमारे यहाँ से कितना निकल गया -3 एम्पियर। यानी कि जो डायरेक्शन हमने करंट का माना वो सही नहीं है, हमें करंट जो होगा एक्चुअल में वो हमारे डायरेक्शन के उल्टा होगा। मतलब एक्चुअल करंट जो होगा ना वो इधर की तरफ फ्लो करेगा आई, और कितना होगा 3 एम्पियर। तो ये निकालते हैं हम लोग लूप रूल से। तो आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ पे डायरेक्शन आपको अपने मन के हिसाब से मान लेना है। बाकी देखो प्लस माइनस के झमेला से
मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि करंट का डायरेक्शन एक्चुअल क्या होगा, क्योंकि ये बैटरी भी चाहेगी इधर जाए दूसरे साइड, और दूसरी वाली बैटरी भी सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो चाहती है, तो हम लोग बैटरी के साथ भी जा सकते हैं। तो चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी सेकंड वाला जो है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी मान सकते हो, लेकिन देखो एक मतलब डायरेक्शन कैसे मानते हैं, एक थोड़ा कॉमन सेंस वाला मेथड आपको बताता हूँ। जैसे देखो, अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन कैसे भी मान लो इसमें ऐसे मान लिए, इसमें ऐसे मान लिए, तो होगा क्या, यहाँ पे जब आप करंट लिखोगे तो मान लो इधर से करंट इधर से कुछ जाएगा, देखो क्या होगा, यहाँ पे जो करंट जाएगा इधर, जैसे इससे मान लो I1 गया, तो इससे मान लो I2 जाएगा, यहाँ जाके दोनों I1 प्लस I2 ऐड हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ कि इस डायरेक्शन में माने तब भी यहाँ पे I1 प्लस I2 आ रहा है। नेक्स्ट देखो एक दूसरा सिनेरियो मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो हमने मान लिया करंट ऐसे जा रहा है, इधर से ऐसे जा रहा है, ओके। तो इस केस में भी क्या होगा, देखो मान लो यहाँ से करंट I1 जाएगा, तो यहाँ से करंट I2 जाएगा, तो यहाँ का करंट ना आप इजिली I1 प्लस I2 लिख सकते हो। लेकिन मान लो आपने उल्टा कर दिया, आपने सोचा कि नहीं हम इसको भी ऐसे मान लिए, इसको भी ऐसे मानेंगे, तो इससे होना कुछ नहीं है, बस क्या होगा ना, यहाँ पे इसका डायरेक्शन जो होगा, यहाँ पे ऐसे I2 जाएगा, तो I1 माइनस I2 आप ही खुद कंफ्यूज हो जाओगे प्लस माइनस के चक्कर में। तो इसलिए दोनों को अपोजिट मानो, आप चाहे जैसे मान लो, लेकिन दोनों को अपोजिट मानो, एक को अगर क्लॉकवाइज मानो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज मान लो, इससे आपके माथे से थोड़ा सा टेंशन कम हो जाएगा प्लस माइनस का। तो चलो हम लोग इसको करते हैं, कैसे करेंगे। देखो इसमें हमने मान लिया करंट ऐसे जा रहा है, और लॉजिकल भी है, देखो ये प्लस है ना, इधर चाहे करंट जाए, ये प्लस जो है ये भी चाहेगा इधर करंट जाए, तो हमने माना इसमें इससे और इसमें आई से करंट जा रहा है। देखो यहाँ पे अगर मानते हैं हम लोग, यहाँ से I1 करंट निकला है, तो यहाँ से मान लिया I2 करंट निकला है, तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे जो भी हमारा निकल के आएगा वो I आएगा, इक्वल टू I1 प्लस I2 बोल लो, ठीक है। तो अब देखो अब कैसे लगाएंगे, इस बार हम लोग दोनों लूप में इंडिविजुअली लगाएंगे। तो सबसे पहले देखो इस पॉइंट से हम लोग शुरू करते हैं, I2 करंट जा रहा है इसमें, तो देखो क्या आएगा, I2 इंटू 2 प्लस, एक्चुअली सारा माइनस आएगा ना, करंट के डायरेक्शन में हम लोग ले रहे हैं, तो देखो माइनस माइनस I2 इंटू 4। उसके बाद देखो यहाँ पे I1 प्लस I2 आएगा, यहाँ पे I इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस I1 प्लस I2 इंटू 2। उसके बाद नेक्स्ट देखो ये हमारा बैटरी आया कितना, प्लस ट्वेंटी इक्वल टू 0। ये हमारा पहला लूप, पहला इक्वेशन। सेकंड देखो ये हमारे पास ये दूसरा लूप है, इसको 1 2 नाम दे ही देते हैं, एक्चुअली ये सेकंड लूप से आया है, ये हमारा मान लो इसको बोल लो, इसको 2 बोल लो, इसको 1 बोल लो, क्योंकि यहाँ पे हमने I2 मान लिया है। तो ये लूप 2 के लिए इक्वेशन है, दिस इज फॉर लूप 2। ओके देखो नेक्स्ट लूप 1 के लिए क्या इक्वेशन होगा, लूप 1 के लिए जब हम लोग लिखेंगे, देखो अब यहाँ पे मान लो इस पॉइंट से हम लोग शुरू करते हैं, इस पॉइंट से शुरू किया, तो देखो क्या आएगा, हमारा सबसे पहले I1 करंट 4 एम्पियर से 4 ओम से पास कर रहा है, तो देखो माइनस I1 इंटू 4, देखो नेक्स्ट माइनस I1 इंटू 8, यहाँ पे 8 से पास कर रहा है, देखो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे माइनस I1 प्लस I2 इंटू 2, उसके बाद ये वाला प्लस 40 इक्वल्स टू 0। ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशन। अब देखो हमारे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन वैल्यूज हैं, आप लोग इन दोनों को सॉल्व करोगे ना, आपको I1 और I2 का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे मेरा पर्पस आपको इक्वेशन निकालना सिखाना, आप इसको सॉल्व आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मैथ्स में बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व करते हो। तो देखो इन दोनों इक्वेशन से हमें I1 और I2 मिल जाएगा, आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम अपने चलते हैं। ये टॉपिक है हमारा बैटरी कैसे चार्ज और कब डिस्चार्ज होती है, दो कंडीशंस होते हैं उनको समझते हैं। चलो तो देखो मान लो हमारे पास एक यहाँ पे सर्किट है, इस सर्किट में क्या है, देखो यहाँ पे एक ऊपर में सेल लगा हुआ है, इसका जो ईएमएफ है वो E1 है और इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो R1 है। नीचे में एक और लगा हुआ है सेल, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R2 है और इसका ईएमएफ E2 है। अब मान लो इसमें हमें देखना है सबसे पहले कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैसे देखते हैं। तो देखो जब भी जो भी ये करंट होता है ना, करंट का डायरेक्शन हमें सारा चीज बताता है। अगर पॉजिटिव डंडे से मतलब पॉजिटिव वाले ये से करंट निकल रही है, इसका मतलब बैटरी करंट सप्लाई कर रही है, मतलब बैटरी पावर दे रही है सर्किट के डिवाइसेस को। लेकिन मान लो उल्टा हो रहा है, देख रहे हो कि बैटरी के पॉजिटिव वाले डंडे से करंट अंदर की तरफ जा रही है, पॉजिटिव से जाकर निगेटिव पे निकल रही है, तो इसका मतलब है वो बैटरी खुद चार्ज हो रही है।
और ऐसा होता है, मान लो जब हम एक से ज़्यादा बैटरीज कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, एक बैटरी मान लो जिसकी ज़्यादा ईएमएफ है वो क्या करेगी, दूसरे वाले को कुछ पावर सप्लाई करेगी। तो ऐसा भी होता है कि बैटरी चार्ज भी हो सकती है। तो जब भी पॉजिटिव डंडे से करंट निकलेगा तो बैटरी डिस्चार्ज होगी, जब भी पॉजिटिव डंडे में करंट जाएगा तो बैटरी जो होगी वो चार्ज होगी। तो ये बेसिक सा फंडा है। नेक्स्ट देखो, अब हमें यहाँ पे समझना क्या है, यहाँ पे समझना है कि जब बैटरी चार्ज, कोई बैटरी अगर है जो चार्ज हो रही है तो उसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ना, एक्चुअल ईएमएफ जो आएगा। जैसे देखो, मान लो बैटरी के पास आइडियल बैटरी होती है अगर 10 वोल्ट की, तो आइडियल है मतलब उसका इंटरनल रेसिस्टेंस कुछ भी नहीं है, तो वो तो हमें पूरा पूरा 10 वोल्ट का सप्लाई दे देती है अगर हमें चाहिए तो। लेकिन अगर कोई बैटरी है वो नॉन आइडियल है, तो उस केस में क्या होगा, हमें अगर 10 वोल्ट की बैटरी है ना, तो हमें 10 वोल्ट की सप्लाई तो देगी नहीं, कुछ जो है उसका इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो भी खाएगा। तो इसलिए नॉन आइडियल बैटरी के केस में हमारा जो एक्चुअल ईएमएफ आता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। मतलब बैटरी के दो टर्मिनल्स के क्रॉस क्या वोल्टेज है। मान लो ये बैटरी है, ये पूरी की पूरी ये बैटरी है, ये R1 जो है ना हम बाहर में दिखा रहे हैं, लेकिन ये बैटरी के अंदर में ही इंक्लूडेड है। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इसको बाहर में लेके चल रहे हैं। तो देखो, अगर ये सारा बैटरी के अंदर है ना, तो ये जो दो पॉइंट है ना, यही हो जाएगा बैटरी का टर्मिनल पॉइंट। तो एक बार हम इन दोनों पॉइंट के क्रॉस जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकाल लें तो हमारा बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज क्या हुआ, बैटरी के दो टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना उसी को टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो हमें टर्मिनल वोल्टेज क्या मिलता है, तो इसके लिए सेम हम केवीएल लगाएंगे। वी ए सबसे पहले माइनस E1 माइनस IR1 इक्वल टू VB। अब यहाँ से VA माइनस VB हमें क्या मिलता है, ई प्लस IR1। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी बैटरी चार्ज हो रही है तो उसका जो एक्चुअल टर्मिनल वोल्टेज आता है ना वो उस बैटरी के ईएमएफ से ज्यादा आता है। वो क्या आएगा, E प्लस आई इंटू आर, मतलब जो भी करंट फ्लो कर रहा होगा बैटरी से इंटू बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस, इतना ईएमएफ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा बैटरी में, इतना एक्स्ट्रा बैटरी चार्ज हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही हो तो उसके इसमें करंट तो उल्टा हो जाएगा ना। तो इस बार देखो, इस बार जब हम यहाँ पे केवीएल लगाएंगे ना, तो देखो क्या होगा, वी ए माइनस, देखो सबसे पहले वी ए, इस बार हम लिखेंगे माइनस E1। एक मिनट, देखो वी ए माइनस E1, सबसे पहले यहाँ शुरू किया वी ए माइनस E1 क्योंकि निगेटिव वाला छोटा वाला डंडा बाद में। उसके बाद प्लस IR1, इस पर देखो करंट जो है ना, करंट इधर की तरफ है और करंट के अपोजिट हम लोग जा रहे हैं, तो इसलिए प्लस IR1 इक्वल टू VB। अब यहाँ से VA माइनस VB जो निकल के आता है E इंटू आई आर, ई माइनस IR, मतलब जो एक्चुअल ईएमएफ है ना उसमें से कुछ कंज्यूम हो रहा है। मतलब बैटरी का जो टर्मिनल वोल्टेज आएगा ना वो उतना नहीं आएगा जितना बैटरी का ईएमएफ है। और आइडियल बैटरी के केस में हमेशा याद रखना, जो टर्मिनल वोल्टेज होता है ना वो बैटरी का पोटेंशियल, मतलब बैटरी का जो भी ईएमएफ है वही आता है। तो ये हमारा होता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के केस में। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो चलिए हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये टॉपिक हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मतलब ढेर सारी बैटरीज को कैसे कनेक्ट करते हैं। तो देखिए, ज़्यादा यहाँ पे प्रूफ वगैरह का झमेला में नहीं पड़ेंगे क्योंकि वो आपके लिटरली काम का नहीं है। और अगर आपको इंटरेस्ट है तो देखो यहाँ भी थोड़ा बहुत कुछ कुछ प्रूफ तो लिख ही देंगे। बाकी अगर आपको प्रूफ में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप ऑब्वियसली एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो, आर डी शर्मा वगैरह आती है फिजिक्स की, वो फॉलो कर सकते हो। क्योंकि देखो अल्टीमेटली प्रूफ करके हम लोग अपना टाइम तो वेस्ट नहीं करेंगे ना, क्योंकि एग्जाम में प्रूफ आपके किसी काम नहीं आएगा। वहाँ पे आपको याद है फॉर्मूला तो बनाओगे, नहीं याद है तो छोड़ के आओगे, फिर बाद में दुखी होगे। तो इससे बेटर है कि आप साथ साथ याद करते चलो। जहाँ पे पॉसिबल होगा मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा याद कैसे इजीली आप कर सकते हो रिलेट करके। और कौन सी फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको याद करना ही है वो भी डिस्कस हम लोग कर लेंगे क्लास में। तो चलो देखो, सबसे पहला ये सेल इन सीरीज है, मतलब सेल्स को, मल्टीपल सेल्स को जिनका इंटरनल रेसिस्टेंस भी कुछ ना कुछ है, उनको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो कैसे इक्विवेलेंट ईएमएफ और कैसे हम लोग इक्विवेलेंट जो भी करंट आएगा नेट वो निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे ढेर सारी बैटरीज हमारे पास हैं, बैटरीज सारी कनेक्टेड है सीरीज में, सबका कुछ ना कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस है और कुछ ना कुछ ईएमएफ है। अब देखो क्या होगा, जो भी ये ईएमएफ आएगा ना, नेट ईएमएफ, वो आपका आ जाएगा टोटल ईएमएफ का जो भी सम होगा उसके इक्वल। और सीरीज में है ना तो इसलिए रेसिस्टेंस जो भी है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी आ जाएगा सारे रेसिस्टेंस के सम के इक्वल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसी को हम लोग लूप रूल, जो भी हम केवीएल पढ़ा उससे हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे लूप लगा लो मान लो, उसके बाद लिखोगे ना सेम ये वाला इक्वेशन आपको मिलेगी। फिर यहाँ से आपको क्या मिलेगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, ये हमारा जो है ना ये है ई इक्विवेलेंट, मतलब नेट ईएमएफ इस पूरे सीरीज का। तो यहाँ पे हमने 4 लिया है, एक्चुअल में अगर ये n सेल्स रहेंगी ना तो ये n तक आएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट डॉट अप टू En तक आएगा। नेक्स्ट देखो, ये
R1 R2 R3 ऐसा करके हमने लिया है ढेर सारा, तो यहाँ पे Rn तक आएगा। अगर n रेसिस्टर्स होती तो n बैटरीज होती तो यहाँ पे Rn तक आता, और लास्ट में ना एक जो रेसिस्टर हमारा ये वाला है ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसको हमने लास्ट में ऐड कर दिया है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए। तो यहाँ से देखो, यहाँ से करंट हमारा निकल के आता है ये पूरा टर्म E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। ये R जो है हमारा वो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है, बाकी सारा बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस है। तो देखो ये हो गया E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, तो ये निकल के आता है हमारा नेट ईएमएफ। अब देखो, अगर n आइडेंटिकल सेल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से हमें मिलेगा ना वो ये वाला है। देखो, अगर n सेल्स हैं, सबका ईएमएफ ही और इंटरनल रेसिस्टेंस R है, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा ईएमएफ होगा बैटरी का वो कितना हो जाएगा। जैसे अगर 4 होती थी तो E प्लस ई प्लस ई प्लस ई 4 ही हो जाता था, तो अगर n हो रही है ना तो हमारा E n टाइम जुड़ जाएगा, तो हमारा ईएमएफ जो आ जाएगा इक्विवेलेंट वो n ही आ जाएगा। और सीरीज में n रेसिस्टर्स होती हैं तो क्या होता है सम उनका n इंटू आर प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। तो ये हमारे काम का फॉर्मूला है एन ई अपॉन एन आर प्लस एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस नहीं होता, नॉर्मल सर्किट दिया होता, मान लो ये आर की जगह यहाँ भी वायर होता, तो फिर ये आर का टर्म हट जाता, बस इतना ही डिफरेंस आता। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं, चलो क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। इफ वी कनेक्ट 10 identical cells E equals to 10 volt and R equal to 2 ohm are connected in series such that positive terminal of 8 cells are on the left and 2 are on the right, find the current। तो देखो ये बोल रहा है ना कि जैसे कनेक्ट किया है कौन सा टर्मिनल, 8 टर्मिनल, ओके, 8 का पॉजिटिव जो है लेफ्ट में है। तो देखो ये कुछ ऐसा सेटअप बोल रहा है, ये लेफ्ट में हमारा पॉजिटिव है। ऐसा कितने सेल्स का है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाकी दो का बोल रहा है उल्टा है, ऐसा नहीं है, मतलब उल्टा है। तो देखो यहाँ पे होता क्या है ना, करंट हमें निकालना है सीरीज, ओके, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस यहाँ पे हमारा शायद नहीं है, यहाँ पे बस हमारा सबका इंटरनल रेसिस्टेंस है, तो सबको आर इक्विवेलेंट एक ही में मान लेंगे। तो देखो यहाँ पे केस क्या है, सबका जो हमारा है यहाँ पे लिख लो 10 वोल्ट और 2 ओम, ऐसा सबका है ईच। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखना है, जितने भी मतलब जैसे हमारा अगर दो बैटरी यहाँ पे उल्टी कनेक्ट हो गई ना, तो इसके वजह से एक जाएगा, क्योंकि देखो ये इसका जो होगा ना ये नेगेटिव ई आएगा, माइनस ई, इसकी वजह से प्लस ई, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जितने हमारे अपोजिट कनेक्ट हो जाएंगे, जैसे कि मान लो एक सीरीज में हमने 10 कनेक्ट किया लेफ्ट में जिनका सबका प्लस टर्मिनल है, और वहीं पे हमने 5 कनेक्ट कर दिया जिनका राइट में प्लस टर्मिनल है, तो क्या होगा, 5 बैटरी जो हमारी है ना वो 5 और बैटरीज को ले डूबेंगी। तो यहाँ से हमारा ये जो 2 बैटरीज उनकी वजह से 2 बैटरीज यहाँ से डूब जाएंगी। टोटल हमारी 10 थी, 10 में से 8 जो थी पॉजिटिव थी और 2 निगेटिव, तो 8 जो पॉजिटिव थी उसमें से भी 2 को, जो 2 निगेटिव वाली है वो लेके चली जाएंगी। तो हमारे पास नेट जो ईएमएफ बचेगा ना वो 6E बचेगा, ये E इक्विवेलेंट बचेगा। ये चीज कॉन्सेप्चुअल चीज है, आप लोग समझना। देखो मान लो 2 बैटरीज उल्टी कनेक्ट हो गई, उनकी पोलरिटी हमने उल्टी कर दी, तो क्या करेंगी वो 2 बैटरीज को जो सीधी पोलरिटी में है उनको भी साथ साथ ले डूबेंगी। तो इक्विवेलेंट जो भी ईएमएफ आएगा ना हमारा वो इफेक्टिवली 10 बैटरी होते हुए भी 10 से 4 कम हो जाएगा, क्योंकि 2 निगेटिव और 2 निगेटिव की वजह से हमारा 2 पॉजिटिव मिलकर 0 हो गया, तो 6E। और जो रेसिस्टेंस होगा ना वो तो हमारा पूरा होगा 10 का, तो 2 इंटू 10। रेसिस्टेंस तो हमारा कोई भी बेकार नहीं होगा ना, क्योंकि सारा तो सीरीज में ही कनेक्टेड है, सबके आगे एक एक लगा हुआ है, तो वो तो सारा ऐड हो जाएगा। तो हमारा 2 इंटू 10, तो यहाँ से देखो क्या आंसर आएगा, 6 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 10, तो यहाँ से आंसर हमारा निकल के आता है 3 एम्पियर। ये हमारा निकल के आ जाएगा आई, ये हमारा ऊपर का ये है ई इक्विवेलेंट और नीचे का ये हमारा है आर इक्विवेलेंट, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, जब सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो देखो यहाँ पे हमने फिर से 4 सेल्स कनेक्ट करी हैं पैरेलल में, आप चाहो तो मल्टीपल n सेल्स ले सकते हो। इस बार भी प्रूफ किसी काम का नहीं है, आपको प्रूफ चाहिए तो बुक में देख सकते हो। डायरेक्टली फॉर्मूला जो हमारे निकल के आता है क्या, इक्विवेलेंट जो ईएमएफ आता है वो आता है E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 प्लस अप टू n En/Rn। नेक्स्ट देखो उसके नीचे आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 अप टू 1/Rn तक। तो ये हमारा था इक्विवेलेंट ईएमएफ। और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या आएगा, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट अप टू 1/Rn।
ये निकल के आएगा हमारा। अगर करंट निकलना है तो ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट डायरेक्टली कर देंगे। अब ये फॉर्मूला याद कैसे करें, तो देखो जितने भी ईएमएफ हैं सबको हमें रेसिस्टेंस से डिवाइड कर देना है, उनके इंटरनल रेसिस्टेंस से, ये ध्यान रखो। और नीचे में ये कुछ नहीं है, ये 1/r इक्विवेलेंट है, मतलब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का रिसिप्रोकल, जो पैरेलल में रेसिस्टेंस होता है ना उसी का रिसिप्रोकल ये 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1 बाई डॉट 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 अप टू 1/r, ये चीज है। तो इसको ऐसे याद करो आप। ये मुझे तो प्रैक्टिस से याद हो गया, E1/r1 प्लस E2/r2 प्लस E3/r3, तो ये प्रैक्टिस हो गया है। अब यहाँ भी सेम चीज आपको ध्यान रखना है। मान लो 4 बैटरीज उसने कनेक्ट कर दी और 4 का जो बड़ा वाला डंडा है वो राइट में दिया, 3 का बड़ा डंडा राइट में दिया और 1 का लेफ्ट में दे दिया। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है कि ये E1/r1 E2/r2 करेंगे ना, तो जिसका जो उल्टा डंडा होगा ना उसके आगे माइनस लगा देंगे, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। तो देखो नेक्स्ट चीज हमारे इसमें क्या निकल के आता है, जो काम का बात। देखो अगर n आइडेंटिकल सेल्स हम लोग कनेक्ट कर देते हैं ना अगर पैरेलल में, मान लो, तो क्या होगा, हमारा जो ईएमएफ निकल के आएगा ना, देखो क्या निकल के आएगा, ये हमारा मान लो ऊपर में क्या आ जाएगा, NE/R क्या होगा, अगर सब में हमारा मतलब सारा आइडेंटिकल है तो E/R प्लस E/R प्लस E/R इतना टाइम्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, NE/R आ जाएगा ऊपर से हमारा, क्योंकि n टाइम्स E/R का हमने सम कर दिया। तो देखो ये NE/R ऊपर में यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकल के आएगा ना पैरेलल में, वो क्या आता है, वो हमारा आ जाता है R/N। तो यहाँ से हमें यहाँ तो 1/R निकालना है ना, तो 1/R तो हमारा N/R हो जाएगा, क्योंकि देखो ये क्या होगा, 1/R आपको इसको n टाइम जोड़ रहे हो तो क्या आ जाएगा, N/R, n इंटू 1/R, n टाइम्स 1/R, ये आएगा आपका सम। तो उसी को हमने यहाँ पे N/R लिखा है। अब देखो यहाँ n से n कैंसिल हो जाएगा और r से r कैंसिल हो जाएगा, जो इक्विवेलेंट ईएमएफ निकल के आएगा ना पैरेलल में वो हमारा फिर से E ही आ जाएगा, जो भी ओरिजिनल हमारा एक बैटरी का ईएमएफ था। अब नेक्स्ट देखो R इक्विवेलेंट यहाँ से क्या निकल के आएगा, R/N। अगर n रेसिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनका इक्विवेलेंट आता है R/N, मैंने आपको बताया ऑलरेडी। तो देखो यहाँ से आप करंट इजीली लिख सकते हो E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट। नेक्स्ट देखो एक केस मिक्स्ड ग्रुपिंग का, वैसे ये थोड़ा सा ऊपर लेवल का है, ये मे भी ना पूछे लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, कुछ छूटना नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट सिमिलर है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, मिक्स्ड ग्रुपिंग में सबसे पहले सीरीज वाले से डील करते हैं। मान लो अगर ये सीरीज में है तो सीरीज में ऊपर हमने जैसे पढ़ा, यहाँ के लिए लगाओगे आप सीरीज वाला, और सीरीज वाला से आप निकाल लोगे एक पूरे रो का कितना आया, इस रो का पूरे निकाल लोगे। उसके बाद देखो हमारे पास m रोज है ना, m रो में अगर लगी हुई है तो आप उसके बाद क्या करोगे, इधर के लिए पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लगा दोगे, तो इससे आपको मिक्स ग्रुपिंग का मिल जाएगा। ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया, अगर वर्स्ट केस में, वैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो छोड़ के भाई निकल जाना, क्योंकि आपका अच्छा खासा 5-10 मिनट खा जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि ये हमें नहीं पढ़ना है, नहीं ध्यान देना है। बस इतना समझ लो कि अगर ऐसा हुआ कि मान लो 2 सेल हमारा सीरीज में 2 सेल पैरेलल में कर दिया, तो आप इतना ध्यान रखना बारी बारी दोनों को सॉल्व करना है। सबसे पहले सीरीज वाला जो है वो निकाल लो, फिर पैरेलल वाला निकाल लो, फिर उन दोनों को आपस में पैरेलल मान के सॉल्व कर लो। ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हो। जैसे देखो मान लो एग्जाम्पल बता देते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो एक बैटरी ऐसे लगी होती, एक हो गई, ये हमारी मान लो दूसरी हो गई। अब ऐसा सिमिलर एकदम बिल्कुल सेम टू सेम मान लो यहाँ पे नीचे में वो लोग दे देते हैं। अगर मान लो हमारे पास यही सर्किट हो गया, अगर यहाँ पे निकालना हो तो भाई फिर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तो आप कर ही सकते हो, इन दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व कर लो, फिर इसके लिए लगा दो जो हमारा पैरेलल वाला है। तो ऐसे करके आप क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारा, 2 cells 10 volt and 2 ohm and 20 volt 3 ohm are connected to 10 ohm external resistance, find current through 10 ohm resistor if positive on the left। देखो पॉजिटिव जो टर्मिनल है सारा हमें लेफ्ट में लेना है। तो हमारे पास 2 सेल है 10 वोल्ट और 20 वोल्ट, और हमारी ये कनेक्टेड है 10 ओम के एक्सटर्नल रेसिस्टेंस से। ओके, अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या होगा, तो चलो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। एक्चुअली एक साथ दोनों क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैंने जानबूझ के दोनों यहाँ पे ले लिया ताकि दोनों के सबको समझा दिया जाए। तो देखो सबसे पहले हम लोग सीरीज के लिए बनाते हैं डायग्राम। तो हमारे पास ये रहा 10 वोल्ट लेफ्ट में पॉजिटिव, इसके साथ 2 ओम, नेक्स्ट 20 वोल्ट, इसके साथ 3 ओम, और हमारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। तो चलो ये हमारा हो गया कितना, 10 20 2 3 एक्सटर्नल 10। तो अब देखो ये हमसे क्या पूछ रहा है, करंट थ्रू 10 ओम रेसिस्टर, मतलब
इससे करंट क्या जा रहा है, आई। तो ये तो सिंपल है ना, आप लोग लूप रूल भी लगा सकते हो आपका मन, नहीं तो डायरेक्टली आप जो हमारा सीरीज वाला फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ई इक्विवेलेंट आपका निकल के क्या आ जाएगा, 10+20 इक्वल्स टू 30। और यहाँ से आर इक्विवेलेंट क्या निकल के आ जाएगा, 10+2+3 यानी कि 15। तो यहाँ से आपका आई आ जाएगा ई इक्विवेलेंट बाई आर इक्विवेलेंट यानी कि 30/15 यानी कि 2 एम्पियर। ये आ गया हमारा सीरीज में। अगर देखो नेक्स्ट इसी केस को बोल रहा है कि पैरेलल में सेल्स कनेक्टेड है, तो आपका डायग्राम इस बार कैसे हो जाएगा, देखो ये हो गया मान लो 10, 10 के साथ लगा हुआ है 2, उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा 20, इसके साथ लगा हुआ है 3, उसके बाद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा यानी कि 10 ओम। तो देखो इस बार क्या होगा, 10 2 23, ये हमारा हो गया 10। तो अब होगा क्या, अब यहाँ पे दो तरीका है, अगर हमें आई निकालना है ना, तो आप यहाँ पे इसके क्रॉस मान लो यहाँ करंट I1 जा रहा है, यहाँ करंट I2 जा रहा है, आप I1 प्लस I2 निकाल लो, यही तो हमारा I होगा ना। तो देखो यहाँ पे अगर इसको मतलब जैसे हम मल्टीपल मेथड से कर सकते हैं, लेकिन चलो यहाँ पे हम लोग बैटरीज का कनेक्शन पढ़ रहे हैं तो उसी से करते हैं। तो हमारे पास देखो दो हमारे पास ये है ना, यहाँ पे हम पैरेलल वाला अपना फॉर्मूला लगाते हैं। देखो E1 10/2 E1/R1 प्लस E2/R2 20/3 डिवाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल्स टू, देखो जो भी एलसीएम आएगा यहाँ से देख लो 6 आएगा, यहाँ से ऊपर में क्या आ जाएगा 10 इंटू 3 30 प्लस 40, ओके, डिवाइड बाई यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ भी एलसीएम 6 आ जाएगा ना, तो यहाँ पे 3+2, तो इसको कैंसिल कर दो, यहाँ से हमारा क्या निकल के आता है 30+40 70/5 70/5 यानी कि 14 वोल्ट। अब रेजिस्टेंस कितना आएगा हमारा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो देखो तीन रेजिस्टेंस हमारे पास हैं, तीनों पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट एक्चुअली देखो नहीं एक्चुअली हमारी ये दोनों पैरेलल में है, उसके बाद इन दोनों के साथ ये वाला सीरीज में है। पैरेलल में तब होती जब सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं होगा, इनके दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और है, उसके बाद इसके क्रॉस कुछ और है। तो एक्चुअली हम लोग अपना रेगुलर वाला मेथड यूज करते हैं। देखो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/3, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा 3+2 5/6, यहाँ से हमें मिलता है आर नेट जो आएगा ना सर्किट का वो आएगा आर इक्विवेलेंट प्लस 10, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आएगा आर इक्विवेलेंट 6/5 प्लस 10 यानी कि 56/5। अब यहाँ से अगर करंट निकालना है आई इक्वल्स टू ई इक्विवेलेंट कितना है 14 डिवाइड बाई 56/5, तो देखो इस 5 को ऊपर लेकर चले जाएंगे, तो इस 14 से पहले इसको 4 बार हुआ, ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5/4 यानी कि 1.25 एम्पियर, ये निकल के आएगा हमारा करंट इस केस में। इसको कैसे सॉल्व किया, हमने फॉर्मूला यूज किया E1/R1 प्लस E2/R2 बाई 1/R1 प्लस 1/R2, इससे हमारा है E इक्विवेलेंट, उसके बाद हमने 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू 1/R इक्विवेलेंट किया, उसके बाद बाहर वाला जो रेजिस्टेंस था उसको हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया, तो उससे हमें हमारा डायरेक्टली आंसर मिल गया। करंट यहाँ हमें निकालना था आई, जो कि हमारा निकल गया 1.25 एम्पियर। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। देखो गैल्वेनोमीटर होता क्या है, गैल्वेनोमीटर बेसिकली एक डिवाइस होता है, एक इक्विपमेंट होता है जिससे हम लोग करंट को मेजर करते हैं, लेकिन एक्चुअली हम इससे बहुत ही छोटे करंट को मेजर करते हैं। अगर इससे बड़ा करंट मेजर करेंगे तो बेचारा खुद ही उड़ जाएगा, तो इसलिए ये बहुत ही मतलब हाईली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, बहुत छोटे से करंट पे भी सेंसिटिव हो जाता है, और जब इससे एक्चुअल में बड़ा करंट आप पास कराओगे तो बेचारा जल जाएगा। आई होप आपने यूज किया होगा अपने क्लास 12 के लैब्स में। तो ये होता है हमारा गैल्वेनोमीटर। अब हमें बनाना है एम्पियर मीटर, अमीटर या फिर वोल्ट मीटर। एमीटर से क्या होता है, करंट मेजर करते हैं, इससे हम लोग बड़ा रेंज का भी करंट मेजर कर सकते हैं, और जो वोल्ट मीटर होता है उससे हम लोग मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी 2 पॉइंट्स, तो वो होता है वोल्ट मीटर। तो ये जो दोनों डिवाइसेज होती है ना, ये गैल्वेनोमीटर से ही हम लोग बनाते हैं। कैसे कैसे बनाते हैं दोनों का मैकेनिज्म हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं एम्पियर मीटर में। तो देखो क्या करते हैं, हमारे पास मान लो ये एक सर्किट है पहले से,
तो इस सर्किट में देखो हमारे पास एक रेसिस्टर लगा हुआ है पहले से आर, हमको मान लो इसमें करंट मेजर करना है, इस मान लो सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली अगर यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया किसी भी पॉइंट पे, तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर उड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो करंट जा रहा होगा ना वो करंट मान लो ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो दोनों हैं अगर ये वैल्यूज बड़ी बड़ी हैं तो करंट ऑब्वियसली हमारा ज्यादा होगा, और ज्यादा करंट होगा तो गैल्वेनोमीटर उड़ जाएगा। और दूसरा चीज, गैल्वेनोमीटर का कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस भी होता है। अगर यहाँ पे आप डायरेक्टली सीरीज में ऐड कर दोगे तो गैल्वेनोमीटर का जो रेसिस्टेंस होगा उसकी वजह से सीरीज का जो होगा रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा, और रेसिस्टेंस चेंज हो गया सर्किट का पूरा, तो हमारा करंट का जो वैल्यू आना था वो नहीं आएगा। मान लो कि बैटरी हमारी है 10 और ये रेसिस्टेंस है 5, और मान लो गैल्वेनोमीटर का भी हमारा 5 है, तो पहले क्या होता, ये 10/5 यानी कि 2 एम्पियर का करंट हमारा आता। लेकिन ये 5 गैल्वेनोमीटर की वजह से 5 + 5 आर इक्विवेलेंट तो 10 हो जाएगा, और जब ये 10 हो जाएगा आर इक्विवेलेंट और ये बैटरी भी 10 है, तो 1 ही एम्पियर का करंट फ्लो करेगा ना। वो एक तो 1 एम्पियर का करंट दिखाएगा अगर सही दिखाता तो, लेकिन अगर पहले क्या होगा, पहले 1 एम्पियर के करंट पे बेचारा खुद ही उड़ जाएगा, क्योंकि जनरली ये बहुत ही छोटा वैल्यू मेजर करता है माइक्रो एम्पियर में। तो देखो क्या होता है ऐसे केस में। अब मान लो ये हमारा इसका कुछ रेसिस्टेंस है, अगर क्या करें हम इसके पैरेलल में एक रेसिस्टर कनेक्ट कर दें, और वो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही छोटा वैल्यू का, मान लो ये बहुत ही छोटा रेसिस्टर होगा ऑलमोस्ट, मतलब अगर ये मान लो 5000 एम्पियर है तो इसको हम लोग 5 एम्पियर का रख देंगे, इतना ज्यादा डिफरेंस लेंगे, एकदम छोटा सा रेसिस्टर जिसको संट बोलते हैं। तो देखो ये जो रेसिस्टर हम लोग लगाएंगे, संट जो लगाएंगे पैरेलल में, उसकी वजह से क्या होगा, इधर रेसिस्टेंस कम होगा, और आपको पता है रेसिस्टेंस इधर कम होता है ना, करंट उधर ज्यादा फ्लो करता है, जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा करंट उतना कम फ्लो करेगा। तो देखो इधर रेसिस्टेंस 5 हो गई, इधर 5000 हो गई, तो क्या होगा, इधर की तरफ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करंट जाएगा, इनवर्स रेशियो जो हम लोग पढ़े थे, तो इधर 5000 है तो इधर 1000 गुना कम करंट जाएगा, इधर 1000 गुना ज्यादा करंट जाएगा। तो देखो मेजर जो करंट होगा इधर से पास कर जाएगा इस वाले शंट से। और नेक्स्ट चीज देखो, जब आप आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे ना इस बॉक्स का, 1/r इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/rg प्लस 1/s। तो 1/s क्योंकि s बहुत छोटा है, तो ये जो हमारा क्वांटिटी आएगा, ये मान लो s के बहुत छोटा होने की वजह से ये वाला क्वांटिटी बड़ा आएगा। लेकिन जब ओवरऑल आर इसका पूरे बॉक्स का बात करेंगे तो ये 1/s जो है हमारा, ये तो बड़ा आ गया, लेकिन जब इसको रिसिप्रोकल लेंगे तो ये जो आर इक्विवेलेंट या आर पूरे बॉक्स का आएगा वो बहुत छोटा आएगा, इतना कम आएगा, नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस आएगा। जब पैरेलल में मान लो, हम एग्जांपल से समझ लेते हैं कैसे, देखो अगर मान लो 5 इसका रेसिस्टेंस पहले से था गैल्वेनोमीटर का, गैल्वेनोमीटर का हमारे पास मान लो 5 था, 5000 था जैसे, और इसमें हमने कनेक्ट कर दिया 5 ओम का एक्सटर्नल, तो जो अब निकल के आएगा ना इसका इक्विवेलेंट वो कितना आएगा, मल्टीप्लीकेशन अपॉन सम 5005, तो 5000 इंटू 5 अपॉन 5005। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे ना ये वैल्यू ओवरऑल बहुत छोटी आएगी, वो वैल्यू काफी इतनी छोटी होगी कि आप मतलब क्या बोलते हैं इसको, इग्नोर कर सकते हो कि ओवरऑल सर्किट का जो रेसिस्टेंस है वो ज्यादा चेंज नहीं हुआ होगा। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है। नेक्स्ट देखो, एक बार हमने यहाँ पे शंट लगा दिया तो अब देखो होगा क्या, जैसे ये हमारा जो गैल्वेनोमीटर है इस सब करंट जो होगा बहुत छोटा फ्लो करेगा, और वो जो हमारा इन्वर्स रेशियो वाला रूल है उसके हिसाब से हम जब करंट लिखेंगे IG, तो IG क्या होगा, अपोजिट वाला रेसिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल रेसिस्टेंस। तो देखो IG इक्वल्स टू अपोजिट वाला रेसिस्टेंस यानी कि शंट का रेसिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल रेसिस्टेंस S प्लस RG, RG क्या हमारा गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस, और इनटू I0 जो हमारा ओरिजिनल करंट था सर्किट में। अब देखो एक्चुअल में हमें मेजर क्या करना है, हमें तो I0 जानना है ना, लेकिन हम यहाँ पे रीड क्या करेंगे, IG जो हमारा यहाँ पे रीड करेगा गैल्वेनोमीटर वो IG को रीड करेगा, यानी गैल्वेनोमीटर बताएगा कि यहाँ पे क्या करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमें I0 चाहिए। तो रिवर्स कैलकुलेशन जब करेंगे ना, I0 यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो I0 इक्वल्स टू IG इंटू S प्लस RG अपॉन S, ये हमारा इसी से निकल के आता है। तो ये हमारा हो जाएगा एक्चुअल जो हमें चाहिए, जिसके लिए हम मेजर कर रहे हैं एम्पियर मीटर का काम, और ये हो गया जो एक्चुअल में यहाँ पे ये वाला रीड कर रहा है। तो देखो क्या करेंगे, इसका जो भी रीडिंग आएगा उसको अगर हम इस शंट प्लस गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस डिवाइड बाई शंट का रेसिस्टेंस इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये एम्पियर मीटर का रीडिंग आ जाएगा। तो मान लो पहले से उस पर कुछ ऐसे बने हुए होंगे कुछ नंबर्स, तो उन नंबर्स को अगर हम रिप्लेस करके ये मल्टीप्लाई किया हुआ नंबर अगर लगा दें तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, वो हमारा तो एम्पियर मीटर ही बन जाएगा ना। तो इसी तरह से कन्वर्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर को एम्पियर मीटर में। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर वापस से हम लोग आते हैं वोल्ट मीटर वाले कन्वर्जन पे। तो देखो हमारे पास यहाँ पे
A galvanometer has a resistance of 20 ohm and reads full scale when 0.2 voltage applied across it. To convert it into a 10 ampere ammeter, the galvanometer coil should have a, तो देखो इस क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है एक गैल्वेनोमीटर है जिसका जो रेसिस्टेंस है वो 20 ओम है, और जब फुल स्केल पे होता है ना, मतलब इसका मैक्सिमम रीडिंग जो है वो हमारा 10 एम्पियर कितना है, नहीं एक्चुअली इसका मैक्सिमम रीडिंग ओके 0.2 वोल्ट जब भी इसके क्रॉस हम लोग लगाते हैं ना, तो इसका जो रीडिंग आता है वही इसका मैक्सिमम रीडिंग है। तो देखो इसका रेसिस्टेंस 20 है और इसके क्रॉस हमने लगाया 0.2, तो निकाल लेते हैं मैक्सिमम रीडिंग कितना आएगा। तो आई जी मैक्स जो आएगा हमारे, आई जी बोल लो, इक्वल्स टू 0.2/20। तो यहाँ से हमें क्या निकल के आता है, ये 2 से मान लो कट जाएगा, यहाँ से हमारा आएगा 0. ये मान लो इसका हमने डेसिमल हटा दिया, तो 20 इंटू 100 करना पड़ेगा, यानी कि 0.01 एम्पियर। यहाँ से हमारा गैल्वेनोमीटर में करंट निकल के आता है। अब देखो हमारा गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम जो करंट रीड कर सकता है वो है हमारा 0.01 एम्पियर, और हमें इसे बनाना है, इससे हमें बढ़ा के ले जाना है 10 एम्पियर पे। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग करेंगे अपना शंट लगा के। तो देखो अब इस बार हमें क्या निकालना है, हमें मालूम है ये तो हमारा हो गया इक्वल टू आई नॉट, और हमें मालूम है आई जी, हमें मालूम है आर जी, आर जी इक्वल टू 20 ओम, यानी हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ये वाला शंट का वैल्यू। तो हम लोग डायरेक्टली यूज कर लेंगे ये ऊपर वाला फॉर्मूला, आई नॉट इंटू एस अपॉन एस प्लस आर जी। देखो आई जी इक्वल टू आई नॉट इंटू एस अपॉन एस प्लस आर जी। अब हमें निकालना है एस, बाकी वैल्यूज हमें दी हुई हैं, तो यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं ना। देखो आई नॉट की, आई जी की वैल्यू सबसे पहले क्या 0.01 इक्वल टू आई की वैल्यू हमारी आई नॉट की 10 इंटू एस अपॉन एस प्लस 20, ये हुआ। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से 10 है ना, 10 को इधर लेके चले जाएंगे, तो हमारा एक्चुअल में ये हो जाएगा 0.001 इंटू एस प्लस 20 इक्वल्स टू एस। अब देखो इसको हम लोग दूसरे साइड लेके चले जाते हैं, तो एस प्लस 20 इक्वल्स टू 1 2 3, यानी कि ये 1000 बन के उधर जाएगा, डिवाइड जब होगा तो 1000 एस। तो देखो यहाँ से 999 एस इक्वल्स टू आ गया हमारा 20 ओम। अब यहाँ से हमारा एस जो निकल के आएगा वो आएगा 20/999। तो यहाँ से हमें वैल्यू निकल के आई 20/999, ये अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाएगी 20/1000। अगर इसको करते हैं तो ये हमारी निकल के आ जाती 2/100, यानी कि 0.02 ओम के अप्रोक्स हमारी आएगी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस या शंट की वैल्यू। तो ये इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट चलो देख लेते हैं हम लोग वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इस बार भी सेम हमें कुछ ऐसा करना है कि सर्किट का रेसिस्टेंस भी चेंज नहीं हो और गैल्वेनोमीटर में ज़्यादा करंट भी नहीं जाए। तो देखो क्या करेंगे, इस बार हम लोग क्या करते हैं ना, इस बार हम लोग गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, और अभी पैरेलल में कनेक्ट किया ना, तो अभी भी खतरा क्या है यार, इसका रेसिस्टेंस को चेंज कर देगा और करंट जो है अभी भी ज़्यादा जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक शंट लगाएंगे, और इस बार शंट का जो रेसिस्टेंस होगा ना वो बहुत ही ज़्यादा लेंगे। अगर इसका 5 है तो ये मान लो 5000 हो जाएगा, ऐसा कुछ हम लोग ले लेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे दो चीज़ें होंगी, एक तो 5000 और ये मान लो पहले से कुछ है, तो इतना बड़ा रेसिस्टेंस लेने की वजह से ना पैरेलल में जो भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा ना वो ऑलमोस्ट सेम वही आएगा जो इनिशियली आ रहा था। और हमारा ये जो है ना, इसके वजह से इधर करंट बहुत कम जाएगा गैल्वेनोमीटर में। तो उससे एक और फायदा होगा, हमारा ये जो गैल्वेनोमीटर है ना ये उड़ने से बच जाएगा। और ये आईजी आ गया, फिर हम वापस से वही सेम ट्रिक यूज करेंगे। देखो जो वी ए बी है वो तो सेम होगा ना, यहाँ पे देखो ये जो हमारा बैटरी है, यहाँ पे अगर कोई मान लो 0 वोल्ट लेते हो तो यहाँ पे वी होगा, सिमिलरली यहाँ भी 0, यहाँ भी बी होगा, वी होगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस जो है वही इसके अक्रॉस है, वही बैटरी के अक्रॉस है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लगा सकते हैं केवीएल। केवीएल लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, वी ए बी, एक्चुअली पॉइंट पोटेंशियल लगा रहे हैं, केवीएल नहीं। तो देखो वी ए बी के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इसके इक्वल होगा, इसके अक्रॉस जो ड्रॉप आएगा और इसके अक्रॉस जो ड्रॉप आएगा, और दोनों से करंट कितना जा रहा है आई जी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, वी ए बी इक्वल टू आई जी इंटू आर जी प्लस एस, मतलब गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस प्लस शंट का रेसिस्टेंस इंटू जो भी करंट उस ब्रांच से जा रहा है। ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, और जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो हमारा इसके क्रॉस भी है, और वही तो हमें मेजर भी करना है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको वोल्ट मीटर बना देते हैं।
तो देखो, जब भी आपको एम्पियर मीटर बनाना है तो उस केस में आपको गैल्वेनोमीटर को सीरीज में कनेक्ट करना है उस सर्किट में, और गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस शंट को पैरेलल में लगाना है। और नेक्स्ट जब आपको वोल्ट मीटर बनाना है तो गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करना है और गैल्वेनोमीटर के साथ शंट को सीरीज में लगाना है। और दोनों ही केसेस में देखो, अगर एम्पियर मीटर बना रहे हो तो शंट बहुत लो होगा, बहुत छोटा होगा, और अगर आप बना रहे हो वोल्ट मीटर तो शंट जो होगा वो बहुत हाई वैल्यू होगा। ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो फॉर्मूला है दो, बस यही काम का है। एक हमारा ये वाला आई जी इक्वल टू आई नॉट इंटू एस अपॉन एस प्लस आर जी, और दूसरा वी ए बी इक्वल टू आई जी इंटू आर जी प्लस एस। अब चलो इस पर भी हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, a galvanometer of 5 ohm resistance can read up to 5 milliampere. If it is to be used to read 100 volt, how much resistance it is to be connected in series? तो देखो, अब भी यहाँ पे हमारा सेम वही काम करना है। ये 5 मिली एम्पेयर इसका मैक्सिमम आई जी है। देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है, आर जी इक्वल्स टू 5 ओम, आई जी इक्वल्स टू 5 मिली एम्पियर, और हमारे पास जो रीडिंग है ना V, वो दिया हुआ है 100 वोल्ट। अब सिंपली V इक्वल्स टू आई जी इंटू आर जी प्लस एस। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, 100 इक्वल्स टू आई जी हमारा कितना है 5 इंटू मिली एम्पियर ही है ना, ओके हाँ 5 इंटू 10⁻³ इंटू आर जी हमारा दिया हुआ है कितना 5 प्लस एस। अब इसके आगे जब कैलकुलेट करेंगे तो देखो 10⁻³ इधर +3 हो जाएगा, तो ये हमारा 5 से इसको लेते हैं पहले 20 टाइम्स, 20 इंटू 10⁻³ यानी 20 1 2 3, ओके इक्वल्स टू 5 प्लस एस। अब एस इक्वल्स टू 20,000 माइनस 5 यानी एस इक्वल्स टू 19995 ओम। ये हमारा आंसर निकल के आ गया इस क्वेश्चन का। तो ऐसे आपको दो फॉर्मूलाज का यूज करना है, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं करंट को। करंट क्या होता है? जैसे करंट हम लोग ऊपर से निकालना तो सीख चुके हैं, लेकिन करंट क्या होता है अभी तक हम लोग डिस्कस नहीं किए। तो देखो, करंट जो होता है ना वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज किस रेट से फ्लो कर रहा है वो होता है हमारा करंट। मतलब मान लो अगर 1 मिनट में 1 कूलम चार्ज फ्लो किया हमारे सर्किट में, तो करंट क्या हो जाएगा, जितना भी हमारा चार्ज फ्लो किया डिवाइड बाई टाइम, और टाइम को लेंगे सेकंड्स में, ऐसा यूनिट में देखना है तो 1 कूलम डिवाइड बाई 60 सेकंड्स, तो ये हमारा करंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, करंट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और करंट जो होता है ना वो अगर डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो डी क्यू बाई डी टी, और अगर डायरेक्ट लिखना हो तो क्यू बाई टी। आप लोग कैसे भी लिख सकते हो, डी क्यू बाई डी टी, क्यू बाई टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, बहुत सारा मेथड हो सकता है। नेक्स्ट देखो, यहाँ से अगर हम डी क्यू को दूसरे साइड ले जाकर इंटीग्रेट करेंगे, डी टी को हम लोग मान लो आई के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, और हम लोग इस डी क्यू को इंटीग्रेट कर दिए, तो इससे क्या मिलेगा हमें, डेल्टा क्यू मिल जाएगा, और वो इक्वल्स टू आएगा आई इंटू डी टी। ये काम आता है जब भी फंक्शन के टर्म में दिया हुआ हो करंट, और हमें मान लो बोल दे चार्ज निकालने के लिए, तो आई डी टी से इंटीग्रेट करते हैं। नेक्स्ट देखो, जो भी आई और टी ग्राफ का एरिया होता है ना वो हमें नेट चार्ज देता है। मतलब ये जो भी एरिया है यहाँ पे लाल वाला, ये पिंक वाला, वो एरिया हमें क्या बताएगा, वो बताएगा टोटल चार्ज इस पूरे हमारे जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसका। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे कुछ हमने पॉइंट्स लिख दिया। जो करंट के फ्लो का डायरेक्शन होता है ना वो हम लोग मान के चलते हैं पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है ना, करंट उस डायरेक्शन में फ्लो करता है। लेकिन एक्चुअल में हम पढ़ते क्या आ रहे हैं, फ्लो हमेशा निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। तो इसका मतलब ये आप समझ लो कि निगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट होता है हमारा करंट का फ्लो। ये हमारा कन्वेंशन है, मतलब इसको हमने कन्वेंशनली ले लिया है, अपना एज्यूम कर लिया है। अब इसमें मतलब कोई भी इफ बट ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये हमारा एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और इसका ऐसा यूनिट जो होता है एम्पियर होता है, और ये जो हमारा है इसका डायमेंशन आई होता है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है क्यू दिया हुआ है, हमें निकालना है आई। तो इसको कैसे करेंगे, सिंपल है, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दो 2 इंटू 3t। आई थिंक अब डिफ्रेंशिएशन तो बताना नहीं पड़ेगा ना, पावर को आगे लाओ, मल्टीप्लाई कर दो, और पावर में से एक माइनस कर दो, +4 इंटू टी का पावर 0, यानी वो खत्म हो गया। अब देखो आई हमें निकालना है 2 सेकंड पे, तो टी की जगह पे 2 पुट कर दो, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 2 +4, तो हमारा कितना गया 2 2 4 4 3 12 +4 इक्वल्स टू 16 एम्पियर। ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को।
और इसका उल्टा भी आ सकता है, आपको मान लो यहाँ पे दे देता आई का फंक्शन और क्यूब पूछ लेता, तो आई डी टी इंटीग्रेट करना होता है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं करंट डेंसिटी का। करंट डेंसिटी क्या होता है? देखो करंट डेंसिटी सीधा सीधा जो हम लोग के काम का है वो ये है, टोटल करंट डिवाइड बाई एरिया, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, ये हमारे काम का करंट डेंसिटी है। और अगर थोड़ा डिटेल में जाए तो इतना ध्यान रख सकते हो, कभी अगर सरफेस मान लो जो हमारा है वो ऐसे कुछ इंक्लाइन दे दिया, तो उस केस में आई इक्वल टू जे डॉट ए, ये होता है हमारा जे डॉट ए, क्या होता है जे कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा पे भी डिपेंड करता है। तो डायरेक्टली जे है जो हमारे काम का है वो ना मैक्सिमम यही है, आई अपॉन एरिया, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में पूरा पूरा काम आता है। बाकी थोड़ा सा आगे जाकर कुछ कुछ पार्ट्स में हमें कभी डील करना पड़ सकता है, तो वहाँ पे इतना ध्यान रखो आई इक्वल्स टू जे डॉट ए होता है, मतलब जे और ए का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, वही हमारा करंट होता है। अब जे की डायरेक्शन क्या होती है? जे की डायरेक्शन जो होती है वो आई की जो भी डायरेक्शन होगी वही जे की डायरेक्शन होगी। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? तो करंट डिवाइड बाई एरिया, यानी कि एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अगर इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन भी हमारा सेम वही आई डिवाइड बाई एल स्क्वायर कर लो, तो आई एल का पावर -2। ओके, और देखो इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इट इज करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द सरफेस, मतलब सरफेस के नॉर्मली जितना करंट पास कर रहा है वो हमारा करंट डेंसिटी कहलाएगा पर यूनिट एरिया। यहाँ पे यही सारी चीज़ हमने लिख दी है। और एक टर्म जनरली आता है, पता नहीं कभी शायद काम आ जाए, फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी इज करंट, मतलब करंट डेंसिटी का जो फ्लक्स होता है ना वो हमारा करंट होता है। नेक्स्ट चलो हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में कुछ चीज़ें हैं जैसे हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह, वो सारी चीज़ें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, और बाकी कुछ कॉन्सेप्ट पुरानी हमारी कैरी होती आ रही हैं। तो देखो इसमें से क्या क्या आप जानते हो पहले वो देख लेते हैं। एक डेल्टा वी इक्वल्स टू आई आर, अभी तक आपको याद हो गया होगा। ई इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई एल, वी डेल्टा वी इक्वल्स टू क्या आता था? ई डेल्टा एक्स या ई डॉट डी, आई थिंक आपको याद होगा, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैट्स में। तो देखो ये भी आपके जाना पहचाना है, ई इक्वल टू डेल्टा वी बाई एल। नेक्स्ट आपका ये भी जाना पहचाना है, डेल्टा वी इक्वल्स टू आई आर। अब यहाँ पे कुछ नई चीजें आएंगी। देखो सबसे पहला हमारा जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है ना वो होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ई ई बाई एम इंटू टाउ। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। कभी आपसे डायरेक्टली ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ ले, ये सारे जो भी वैल्यूज हैं वो देके, तो आपको ये वाला फॉर्मूला काम आएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। नेक्स्ट अगर आपसे करंट पूछता है ना, ड्रिफ्ट करंट, तो वो ये वाला है आई इक्वल्स टू वी ना, वी ई एन है, वी डी यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसको याद करने के लिए वी यहाँ पे हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो आप एज्यूम कर लो। तो इसको डायरेक्टली याद करने के लिए आई इक्वल्स टू वी ना आप याद कर सकते हो, वी ई एन है। और यहाँ पे ई जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एन जो है वो हमारा हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ए जो होता है हमारा ए हो जाता है एरिया, और वी डी जो हमारा है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाता है। तो ये होता है यहाँ पे कुछ वेरिएबल जो यूज हुए हैं वो हमने लिख दिया, वी डी इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, म्यू जो हमारा मोबिलिटी, रो इक्वल टू रेसिस्टिविटी, और सिग्मा जो हमारा कंडक्टिविटी। अब नेक्स्ट देखो ये दो हमने समझ लिया, आई इक्वल टू वी ना और वी डी इक्वल टू ई बाई एम इंटू टाउ। टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, और ई बाई एम ये आप समझिएगा, एम हमारा मास है और ई जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। नेक्स्ट देखो जे जो हमारा करंट डेंसिटी ऊपर में हमने पढ़ा, जे को हम लोग लिखते हैं सिग्मा इंटू ई। सिग्मा हमारे यहाँ पे क्या है? सिग्मा जो हमारा है वो ये वाला कंडक्टिविटी है, ये सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं है, वो अलग होता था, ये सिग्मा कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू जे हमारा आ जाता है। नेक्स्ट देखो ये होता है मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी। डायरेक्टली आपसे वैल्यूज देके वो ये भी पूछ सकता है इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी बता दो, तो उस केस में आपको ये वाला देना होगा। तो देखो मोबिलिटी कैलकुलेट करना होगा, तो ये आता है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी हमारा रहेगा ये आ जाएगा आपका मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट हमारा ये जो रो है ना, रो जो हमारा रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा, यानी 1 अपॉन कंडक्टिविटी। ये दोनों रिसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, हमारे रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। तो देखो यहाँ पे आपको पहले से ये वाला याद है, ये वाला याद है, दो याद है, और आई थिंक ये वाला भी याद होगा, रेसिस्टिविटी इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सबसे कौन कौन है? देखो एक ड्रिफ्ट करंट इंपॉर्टेंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है, दो, ये दो आपको याद करना ही है। और मैं मान के चल रहा हूँ ये दो तो आपको अब तक याद हो ही गया है, ये आप भूल जाते हो कोई बात नहीं, ये आपको नहीं भूलना है, रो इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा। और बीच का मोबिलिटी भी पूछ सकता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसलिए मोबिलिटी भी आप याद रख लो तो ज़्यादा अच्छा है, वी डी अपॉन ई।
छोटा सा फॉर्मूला है। तो ये यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज हैं, इनका प्रूफ आपको फिर से एनसीईआरटी में मिल जाएगा। यहाँ पे बस हमारे काम का फॉर्मूला है, और फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है आगे एक क्वेश्चन से हम लोग देख लेते हैं। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें एक फ्रस्टम दिया हुआ है मान लो कोन का। अब इसमें क्या होगा, इसमें हमें एनालाइज करना है ए टू बी जाने में क्या कैसे वेरी करेगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज, इस सर्किट में अगर हम बात करें तो कुछ यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा होगा ना, मान लो यहाँ पे करंट आई जा रहा हो। तो जब यहाँ से करंट जाएगा तो एक चीज आप देखो, ये जो हमारा यहाँ पे छोटे 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 ऐसा पार्ट होगा ना इसका, तो ये छोटा छोटा पार्ट होगा मान लो इसका, ये पूरा एक स्लाइस मान लो। तो इससे जो करंट जा रहा होगा, ये यहाँ से घुस रहा होगा करंट, यहाँ कुछ करंट जा रहा होगा, यहाँ जा रहा होगा। तो एक चीज आपको ध्यान रखना, करंट हर जगह पे सेम होगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो एक छोटा सा आप टुकड़ा ले रहे हो, ये टुकड़ा जो है, ये यहाँ पे एक बगल में एक और टुकड़ा होगा मान लो, इस टुकड़ा के साथ ये सारा एक दूसरे के साथ सीरीज में है। और इसको आप ऐसा ज्यूम कर सकते हो कि सीरीज में ढेर सारा रेसिस्टर लगा हुआ है, और जब भी रेसिस्टर सीरीज में बहुत सारा लगा हुआ होता है तो क्या होता है, करंट सबके अक्रॉस जो होता है ना सेम होता है सीरीज में। तो वैसे ही सेम यहाँ पे करंट जो होगा सीरीज में सेम होगा। तो देखो अब एक बार जब करंट सेम हो गया तो करंट को हम लिख देते हैं सेम, करंट सेम रहा। अब एरिया क्या होगा, एरिया तो वेरी कर रहा है, देखो एरिया घटते जा रहा है तो एरिया बोल देंगे डिक्रीजिंग। ओके, नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है करंट डेंसिटी का क्या होगा। तो करंट डेंसिटी के लिए ऊपर हम लोग देख लेते हैं, करंट डेंसिटी हमारा कहाँ था, यहाँ पे है हमारा जे। तो जे करंट डेंसिटी, देखो जे इक्वल टू क्या होता था, जे इक्वल टू हमारा आता था आई अपॉन ए, करंट पर यूनिट एरिया। तो देखो आई जो हमारा सेम है, एरिया डिक्रीज हो रहा है, मतलब जे क्या होगा, जे बढ़ेगा, जे इंक्रीज होगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो हमारा ये जो है ना वीडी, वीडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वीडी यहाँ से देख लो, देख लो हमारे यहाँ पे वीडी हमारा यहाँ पे ई बाई एम इंटू टाउ, और दूसरा फॉर्मूला हमारा वीडी का यहाँ से आ जा रहा है आई के टर्म में, तो वीडी इक्वल टू आई अपॉन ई एन है। तो देखो आई अपॉन ई एन ए, ये हमारा आ गया वीडी। तो वीडी का क्या होगा, देखो आई जो हमारा वो तो सेम है, एरिया जो हमारा डिक्रीज हो रहा है, एरिया डिक्रीज हो रहा है, आई सेम है, इसका मतलब क्या होगा, वीडी हमारा इंक्रीज करेगा, क्योंकि एरिया डिक्रीज कर रहा है, एरिया क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये बढ़ेगा क्योंकि ऊपर में आई कांस्टेंट है। नेक्स्ट हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें ई की, तो ई को हम किससे देख सकते हैं, देखो जे जो हमारा है, हमारा जे जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जे बढ़ रहा है, और एक फॉर्मूला देखो यहाँ पे हमने देखा है जे के टर्म में सिग्मा इंटू ई। तो सिग्मा तो हमारा कांस्टेंट होता है, तो इससे डायरेक्टली हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि ई भी हमारा बढ़ेगा। और कोई दूसरा और फॉर्मूला है हमारा, नहीं मोबिलिटी वाला से तो कनेक्ट नहीं करेंगे। देखो जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, अब देखो जे हमारा बढ़ रहा है, सिग्मा कांस्टेंट है, मतलब ई भी बढ़ेगा, तो इसलिए ई भी हमारा इंक्रीज करेगा। तो ऐसे इसको हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन है, ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे दो ग्राफ प्लॉट किया हमारे सामने, एक R1T1 एक R2T2। ये रेसिस्टेंस दिया हुआ है दो अलग अलग टेम्परेचर पे, और मान लो यहाँ पे क्या हमारा है, R2 जो है वो लेस देन R1 है, ये हमारा दिया हुआ है। हमें टेम्परेचर कंपेयर करना है कि कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है, T1 की T2। तो देखो एक चीज़ आप ध्यान रखना, जिसका जो भी स्लोप होता है ना, स्लोप क्या होगा, tan थीटा। इसका जो भी वी आई ग्राफ का स्लोप होता है ना, v बाई आई, ये क्या बताता है, ये बताता है रेसिस्टेंस, यानी स्लोप जितना ज्यादा रेसिस्टेंस उतना ज्यादा। तो एक्चुअली ये R2 लेस देन R1 ये हमें दिया हुआ नहीं रहेगा, हमें यहाँ से देखना है। देखो ये जो हमारा इसका स्लोप मान लो θ2 हो गया, इसका हमारा θ1 हो गया। तो देखो θ1 ज्यादा है ना, θ1 ज्यादा है इसलिए tan θ1 ज्यादा होगा, θ1 ग्रेटर देन θ2, दिस इंप्लाइज tan θ1 ग्रेटर देन tan θ2, ये हमारा आएगा। उसके बाद देखो ये हमारा आ गया tan θ1 क्या है हमारा, ये R1 ग्रेटर देन R2, ये हमें मिल जाएगा। अब एक बार जब हमें ये मिल गया तो आप याद करो टेम्परेचर पे R कैसे वेरी करता था, R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब देखो अगर R0 सेम है, अगर जिसका डेल्टा टी ज्यादा होगा ना उसका R ज्यादा होगा, डेल्टा टी जितना ज्यादा होगा आपका R उतना ज्यादा होगा, अगर अल्फा सेम है दोनों के लिए। तो उससे आप कंक्लूड यहाँ पे ये कर सकते हो ना कि इसमें जो इस केस में R1 ज्यादा है ना, इसलिए आपका T1 ज्यादा होगा T2 से। क्यों? क्योंकि ये हम लोग जीरो से लेते हैं, डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा इक्वल्स टू टी माइनस जीरो। अब टी जितना हाई होगा आपका R उतना ज्यादा हाई होगा,
इसीलिए यहाँ पे जिस केस में R बड़ा है उस केस में T भी बड़ा होगा, अगर सेम रेसिस्टर, जो कि ऑब्वियसली लेना ही पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, द करंट डेंसिटी इन अ सिलिंड्रिकल वायर ऑफ रेडियस 4 mm इज इतना, द करंट थ्रू द आउटर पोर्शन ऑफ द वायर बिटवीन रेडियल डिस्टेंस r/2 एंड r। ये बोल रहा है इस एरिया में, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में हमें करंट डेंसिटी निकालना है। तो कैसे करंट डेंसिटी क्या होता है, हम लोग यूज करते हैं अपना J इक्वल्स टू I/A। यहाँ पे ध्यान रखना एरिया वही लेंगे जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। ये बोल रहा है करंट बस बाहर में फ्लो कर रहा है, बीच में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो हम लोग बस बाहर का एरिया लेंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना। इसके बाद J इक्वल्स टू I, जो भी है मान लो I दिया हुआ है, एक्चुअली हमें क्या दिया हुआ, हमें दिया हुआ है शायद, ओके हमें J दिया हुआ है, हमें I निकालना है। तो देखो आई इक्वल्स टू हो जाएगा J इंटू इफेक्टिव एरिया जो भी हमारा आएगा। तो आई इक्वल्स टू J इंटू इफेक्टिव एरिया कौन सा आएगा, तो देखो टोटल ये पूरा का पूरा मान लो ये जो हमारा सिलेंडर है उसका एरिया क्या होता है, पूरा का पूरा जो इफेक्टिव एरिया होता है हमारा पाई कैपिटल R का स्क्वायर, लेकिन इसमें से बीच का एरिया तो घटाना पड़ेगा ना, पाई R/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, J इंटू 3/4 आई थिंक आएगा पाई R स्क्वायर। ओके, ये हमारा निकल के आ जाएगा करंट जो भी फ्लो करेगा। अब आप वैल्यूज पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना करंट जितना एरिया से फ्लो कर रहा है एक्चुअल में, बस उतना ही एरिया लेना होगा करंट डेंसिटी के कैलकुलेशन में। जहाँ पे करंट नहीं है उस एरिया की हम लोग कोई बात नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 25 millimeter square, the number of free electrons in 1 meter cube are 2 into 10 raised to the power 28, drift velocity of the electrons is n into 10 raised to the power। एक्चुअली हमें यहाँ पे n फाइंड आउट करना है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। तो देखो यहाँ पे हम लोग फिर से अपना फॉर्मूला लगाते हैं, जैसे क्या है I बराबर V ना कैपिटल है VD। तो देखो हमें इस बार निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, तो VD इक्वल्स टू I अपॉन ENA। अब देखो 2 एम्पियर, 2 एम्पियर डिवाइड बाई ई हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19। नेक्स्ट देखो ई के बाद एन हमारा दिया हुआ है 1 मीटर क्यूब में कितना है 2.0 इंटू 10 रेज टू द पावर 28, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और देखो नेक्स्ट हमारा और क्या है, एरिया दिया हुआ है कितना 25.0 इंटू मिलीमीटर स्क्वायर में एरिया दिया हुआ है ना, जो 1 मिलीमीटर होता है हमारा 10 रेज टू द पावर -3 मीटर के इक्वल होता है, तो 10 रेज टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अब देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, इसका क्या बस कैलकुलेशन है, इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे आपको यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाएगा। ये 10 टू द पावर 6, इसको तो मान लो ये जो हमारा 10 टू द पावर 6 है ना, इससे मान लो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। आपको बस सॉल्व बाकी का इतना ही करना है। चलो थोड़ा सा ट्राई करते हैं, अगर हो जाए तो 2 एम्पियर बाय, ये देखो 2 और 2 भी कैंसिल हो गया हमारा, 2 और 2, तो हमारे 2 भी नहीं बचा। एक्चुअल में क्या बचेगा अब 1/1.6 इंटू 25। और तो देखो ये जो 10 रेज़ पावर -6 है ना, इसको भी हम लोग इसमें काउंट कर ही लेते हैं। तो ये 6 और 19 25 और ये 28 में चला जाएगा यानी 3, तो ऊपर में 10 रेज़ पावर -3 हमारा चला जाएगा, इसके वजह से -3। अब नीचे बाकी 2 से हमने 2 काट दिया, ये 25 और ये 1.6 इतना हमारा बचा। और जब इस टोटल को हम लोग करेंगे ना, एक्चुअली ये शायद यहाँ पे -6 होगा हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ पे एक्चुअली हमारा ये शायद गलत है, ये -6 ही होगा। अब देखो इसको कैलकुलेट आगे हम करेंगे ना, तो ये 1.6 इंटू 25 हमारा कितना हो जाएगा, चलो इसको कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा, ये 0 डेसिमल डाल दिया, हम 15 बचा 40 आएगा, और ये ऊपर 10 रेज़ टू द पावर -3। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे ना, ये हमारा आई थिंक आ जाएगा, ऊपर अगर 1000 होता तो कितने बार में जाता 25 टाइम्स में, तो 1000 से मान लो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो इसको हमने कर दिया 1000 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 डिवाइड बाई 40, तो 40 से ये चला जाएगा 25 टाइम्स में, तो हमारा ऊपर से यहाँ से आ जाएगा n इक्वल्स टू 25। आई थिंक यही हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग देखते हैं आरसी सर्किट। पिछले क्लास में हमने इसको छोड़ा था, कैपेसिटर के साथ में नहीं पढ़ा, क्योंकि हमें कुछ कुछ चीज़ें नहीं मालूम थी, जैसे लूप रूल वगैरह नहीं मालूम थी, तो इसलिए वहाँ पे छोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे इसको देख लेते हैं,
प्रूफ जल्दी जल्दी बता देता हूँ आपको, वैसे काम का नहीं है लेकिन जानना है तो ठीक है। तो देखो, मान लो हमारे पास एक इनिशियली सर्किट है, इसका मान लो स्विच ओपन है टी इक्वल्स टू जीरो पे, इसको हमने क्लोज कर दिया टी इक्वल्स टू जीरो पे। तो अब देखो क्या होगा, इनिशियली कैपेसिटर अनचार्ज होगा और कैपेसिटर पे बाद में कुछ चार्ज आएगा क्यू, एक सर्टेन टाइम के बाद, मान लो कुछ जैसे हमने क्लोज किया टी प्लस 0.0001 सेकेंड, कुछ चार्ज आ गया क्यू। अब देखो एक करंट उस टाइम पे फ्लो कर रहा होगा आई, आई करंट है और क्यू हमारा चार्ज इस पे जो भी जनरेट हुआ। अब यहाँ पे हम लोग लूप रूल लगाएंगे, तो लूप रूल लगाएंगे तो क्या आएगा, देखो इस पॉइंट से हम लोग शुरू करते हैं, तो ई, ये ई प्लस में आएगा माइनस आई आर, उसके बाद माइनस क्यू बाई सी, तो ई माइनस आई आर माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू जीरो। अब इसके नेक्स्ट हमने क्या किया, देखो उसके बाद हमने क्या किया, आई को लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी और क्यू बाई सी को हम लेके चले गए दूसरे साइड। अब इसके बाद हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, ये जो सी है ना, सी को हमने इधर लाकर मल्टीप्लाई कर दिया तो बन गया ई सी और ये आर सी बन गया। उसके बाद देखो ये डी क्यू बाई डी टी इंटू आर सी वाले टर्म को अलग कर दिया, बाकी सबको एक साइड कर दिया। उसके बाद देखो डी क्यू के साथ हमने ये पूरा वाला क्यू वाला टर्म लाके यहाँ पे डिवाइड कर दिया और डी टी के साथ आर सी वाला टर्म कर दिया। उसके बाद हमने दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस एल एन ई सी माइनस क्यू, और लिमिट रहेगी हमारी जीरो से क्यू और टाइम हमारा जीरो से टी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप इसको वैल्यूज को पुट करोगे ना लिमिट वाली, तो यहाँ पे निकल के आएगा, माइनस को हमने इधर से जाकर इधर एडजस्ट कर दिया और यहाँ से हमारी लिमिट पुट करने के बाद वैल्यू निकल के आती है एल एन ई सी माइनस क्यू अपॉन ई सी, ये हमारी वैल्यू आई इधर एक साइड की। अब देखो लॉग हटाने के लिए क्या करते हैं, ई का पावर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल का यूज करते हैं, तो हमारे यहाँ से निकल के आता है, देखो ई सी बाई ई सी, इसको हमने अलग अलग कर दिया, तो ई सी बाई ई सी हमारा 1 हो जाएगा और क्यू बाई ई सी एक टर्म हो जाएगा। अब देखो इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर, इधर जो भी टर्म रहेगा ना, इधर से लॉग हटा तो लॉग हटने के बाद ये पूरा टर्म इधर बच जाएगा और इधर जो भी टर्म था वो ई के पावर में चला जाएगा। ये लॉग हटाने का बेसिक तरीका आई थिंक आप जानते होंगे। तो देखो यहाँ से निकला क्यू बाई ई सी, ये वाला, इसको हम दूसरी साइड लेके चले गए और ई का पावर ये वाला है, इसको इधर ला दिए, तो 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी यहाँ से निकल के आया। तो ये हमारा चार्ज किसी भी टाइम पे क्यू क्या निकल के आ गया, ई सी इंटू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। और इसी आर सी को हम लोग बोलते हैं टाउ। टाउ क्या होता है, टाइम कांस्टेंट किसी भी सर्किट का। तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है, बेसिकली ये वो टाइम होता है जितना में एक इनिशियली अनचार्ज कैपेसिटर, मान लो कोई कैपेसिटर जीरो से शुरू हो रहा है और उसको हम लोग चार्ज कर रहे हैं, तो जितना टाइम में वो 63% चार्ज होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। नेक्स्ट चीज देखो हमारा इसका कैपेसिटर का बिहेवियर, जैसे ही टी इक्वल टू जीरो रहेगा ना, उस टाइम पे ये चार्ज जो हमारा इस पर रहेगा कितना रहेगा, देखो टी इक्वल टू यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म हमारा 1 बन जाएगा, 1 माइनस 1 पूरा जीरो हो जाएगा, क्यू इक्वल टू जीरो आ जाएगा टी इक्वल टू जीरो पे। जब टी इक्वल टू इन्फिनिटी यहाँ पे पुट करोगे ना, तो ई का पावर माइनस इन्फिनिटी, यानी ये पूरा पूरा टर्म जीरो बन जाएगा, और ये पूरा टर्म जब जीरो बन जाएगा ना, तो 1 माइनस जीरो यानी कि हमारा 1 हो गया, तो हमारा चार्ज निकल के आएगा ई सी, और इसी को हम लोग क्यू नॉट या क्यू मैक्स बोलते हैं, ये मैक्सिमम चार्ज होता है। और इसको ग्राफ प्लॉट करोगे ना, देखो जीरो पे टी इक्वल टू जीरो पे चार्ज जीरो है और चार्ज बढ़ रहा है, और एक टाइम के बाद, सर्टेन टाइम के बाद ये क्यू नॉट पहुंच जाएगा, और ये टाइम कब आएगा, इनफाइनाइट टाइम के बाद प्रैक्टिकली। देखो नेक्स्ट चीज, यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल गया Q इक्वल्स टू क्यू नॉट 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। यहाँ पे टाउ हमारा आर सी है और क्यू नॉट जो हमारा है वो सी ई है, क्यू नॉट मैक्सिमम चार्ज सी इंटू ई, और टाउ हमारा आर इंटू सी जो हमारा टाइम कांस्टेंट हुआ। नेक्स्ट चीज देखो ये कहाँ से आया, ये जो सबसे पहले हमने टर्म देखा यहाँ पे, देखो ई माइनस आई आर माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू जीरो, तो ये टर्म यहाँ पे कैसे आया, हमने केवीएल लगाया, लेकिन केवीएल के अलावा एक और तरीका है इसको जानने का। देखो इस कैपेसिटर के अक्रॉस एक सर्टेन टाइम के बाद एनर्जी क्या होगी इसमें स्टोर्ड, हाफ क्यू स्क्वायर बाई टू सी होगी। अब डी यू बाई डी टी, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर इसके इंटरनल एनर्जी को, तो एनर्जी का डिफ्रेंशिएशन हमें क्या देता है, एनर्जी बाई टाइम यानी पावर, तो ये हमारा निकल के आएगा हाफ, और ये टू क्यू बाई सी, और यहाँ से डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी को हम लोग आई लिख सकते हैं, और ये हमारा जो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मिला क्यू बाई सी, तो देखो क्यू बाई सी इंटू आई ये हमारा निकल के आया। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, जो हमारा बैटरी का जो पावर होगा, मतलब बैटरी कितना पावर कंज्यूम किया कैसे लिखते थे, बैटरी का ईएमएफ जो भी होता था इनटू करंट, ये हमारा टोटल पावर हुआ जो इस सर्किट में बैटरी ने प्रोवाइड किया। जितना बैटरी ने पावर प्रोवाइड किया उसमें से क्या हुआ होगा, कुछ तो हमारे कैपेसिटर में स्टोर हुआ होगा और कुछ जो होगा वो हमारा रेसिस्टर ने लुटा दिया होगा, क्योंकि रेसिस्टर हमेशा हीट के फॉर्म में करंट को, हीट के फॉर्म में एनर्जी को लुटाता है, और कैपेसिटर जो है वो हमारा एनर्जी को स्टोर करता है।
तो देखो यहाँ से आई को आप सबसे कैंसिल करोगे, एक आई को, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ई इक्वल टू आई आर प्लस क्यू बाई सी, और सबको इधर ले जाओगे तो बनेगा ई माइनस आई आर माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू जीरो। तो देखो ई माइनस आई आर माइनस क्यू बाई सी इक्वल टू जीरो। तो केवीएल जो हमारा है ना, ये भी एनर्जी कंजर्वेशन से ही आता है, आप यहाँ से इसको देख सकते हो। नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं, देखो करंट की तरफ चलते हैं, करंट कैसे निकालेंगे। तो एक बार क्यू निकल गया तो ऊपर हमने क्या पढ़ा था, करंट होता है डी क्यू बाई डी टी। तो हमारे पास क्यू का इक्वेशन है, इसको हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसी, तो हमारा क्यू नोट कॉन्स्टेंट है वो बाहर रह जाएगा, अंदर वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो, और इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ई रेज टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेम वही हो जाता है। और देखो निगेटिव साइन यहाँ से निकल के आगे में आके यहाँ प्लस कर देगा, और वन अपॉन आर सी जो भी इसका मल्टीपल है वो एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाता है। चेन रूल में आपने पढ़ा होगा डिफ्रेंसिएशन के। तो यहाँ से करंट जो निकल के आता है ना, वो आता है आई इक्वल टू ई बाई आर ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। और ये जो ई बाई आर है ना, अब टी बाई जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे आप जब निकालोगे तो यहाँ पे जब जीरो पुट करोगे तो ये पूरा हमारा वन हो जाएगा। तो जो करंट निकल के आएगा वो आएगा ई बाई आर, यानी कि करंट मैक्सिमम होता है टी इक्वल टू जीरो पे, और वो इक्वल टू होता है ई बाई आर के। तो इसी को हमने यहाँ पे आई नॉट बोल दिया, और इसको हमने आर सी को टाउ बोल दिया। तो आई का फॉर्मूला आ गया आई इक्वल टू आई नॉट ई रेज टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट, आई नॉट क्या है, मैक्सिमम करंट। अब यहाँ से अगर वी आर कोई पूछ ले, रेसिस्टर के अक्रॉस क्या हमारा आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या करना होगा, आई निकला हुआ है, आर से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, बस आपको आंसर मिल जाएगा। इसका ग्राफ सेम, टी इक्वल टू जीरो पे आई मैक्सिमम होता है, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। देखो टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आई इक्वल टू जीरो, क्योंकि देखो यहाँ पे इन्फिनिटी डालोगे ना, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, और पूरा टर्म जीरो हुआ मतलब करंट जीरो। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे देखो कैपेसिटर का हम लोग बिहेवियर समझ लेते हैं, कैसे बिहेव करता है, जो हमारे काम का है, हमको क्या क्वेश्चन में सॉल्व करना है। तो देखो जब भी टी इक्वल टू जीरो होगा ना, टी इक्वल टू जीरो पे क्या होता है, कैपेसिटर जो होता है बिल्कुल ये क्लोज सर्किट के जैसा बिहेव करता है। मान लो एक कंडक्टर यहाँ पे लगा हुआ है, एक वायर लगा हुआ है एज इट इज, तो यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो पे आप कैपेसिटर को हटा के एक वायर लगा दो, और सर्किट को जैसे नॉर्मली सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करके आप करंट निकाल सकते हो। करंट आ जाएगा ई बाई आर, नॉर्मली एक बैटरी लगा हुआ है, एक रेसिस्टर लगा हुआ है, और जब टी जो होगा इन्फिनिटी की तरफ रीच करेगा उस टाइम पे क्या होगा ना, कैपेसिटर जो होगा वो फुल्ली जब चार्ज हो जाता है ना, वो करंट को ब्लॉक कर देता है, वो इंसुलेटर के जैसा बिहेव करता है, या फिर बोलो तो ब्रोकन सर्किट के जैसा, मतलब ओपन सर्किट या ब्रोकन सर्किट जो भी बोल लो। उस केस में करंट कोई भी फ्लो नहीं करता है, करंट जीरो हो जाता है, और उस केस को हम लोग बोलते हैं कि आप फुली चार्ज कैपेसिटर के केस को क्लोज्ड सर्किट के जैसा बिहेव करता है। तो हमेशा जब भी आपसे इनिशियली पूछा जाए टी इक्वल टू जीरो पे, सर्किट जैसे ही क्लोज करोगे कैपेसिटर को तार के जैसा ट्रीट करो, और आपको जो भी पूछा जा रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करो। आप कैपेसिटर को हटा के मान लो एक हमारा कंडक्टिंग वायर है, और जब भी आपसे पूछ रहा है टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे, आप मान लो सर्किट जो है हमारा कैपेसिटर वाला ब्रांच पूरा टूटा हुआ है। नेक्स्ट चलो एक क्वेश्चन से इसको हम समझते हैं। हमारे पास एक बैटरी लगा हुआ है, ऊपर में हमारे बेंच पे कैपेसिटर है, नीचे में हमारा एक रेसिस्टेंस है। तो देखो टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट मान लो हमको निकालना है, तो कैसे होगा। तो मैंने जो आपको बताया वो आपको यूज करना है। टी इक्वल टू जीरो पे मान लो इसके जगह पे वायर है, चलो सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं टी इक्वल टू जीरो के लिए। तो देखो टी इक्वल टू जीरो पे क्या होगा ना, हमारा ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर को भूल जाओ आप बिल्कुल, ये मान लो पूरा पूरा बंद तार एक है। तो टी इक्वल टू जीरो पे आई निकालना है ना, तो आर इक्विवेलेंट निकाल लो। आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, सिक्स, सिक्स और थ्री का क्या होता है, सिक्स इंटू थ्री अपॉन सिक्स प्लस थ्री यानी टू। तो आई इक्वल टू 18/2, ये हमारा कितना आ गया, 9 एम्पियर। अगर इन दोनों के क्रॉस इंडिविजुअली आपसे पूछे तो देखो यहाँ जीरो, यहाँ 18, यहाँ जीरो, यहाँ 18, यहाँ जीरो, यहाँ 18, तो इसमें आई वन क्या हो जाएगा, आई वन आपका 18/6 यानी कि 3 एम्पियर, आई टू आपका हो जाएगा 18/3 यानी कि 6 एम्पियर। ओके, टोटल करंट आपका 9 एम्पियर दोनों को ऐड करके। ये हो गया आपका टी इक्वल टू जीरो पे। नेक्स्ट बात करते हैं, टी जब इन्फिनिटी की तरफ रीच करेगा तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में देखो आपको क्या करना है, उस केस में इसको हम लोग लिख देते हैं कि इसको टी इक्वल टू जीरो, अब टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब ये जो कैपेसिटर होगा ना, ये ओपन सर्किट के जैसा बिहेव करेगा। तो मान लो यहाँ पे कैपेसिटर नहीं है, लेकिन ये वाला ब्रांच हमारा ओपन है, ये वाला यहाँ पे स्विच मान लो है वो ओपन है, ब्रोकन सर्किट है। तो इस साइड अब कोई करंट नहीं जाएगा, जो करंट जाएगा नीचे जाएगा। तो अब आई जो हमारा इस केस में आएगा, इसको आई डेस मान लो इक्वल टू 18/3। अब हमारे पास एक यही रेसिस्टर बस है, और इसी की वजह से करंट आएगा, वो कितना आएगा 18/3 हमारा कितना हो जाएगा, 6 एम्पियर। इतना हमारा करंट आ जाएगा बाद वाले केस में।
अब इस एक बार करंट आ गया तो आपसे रेसिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछ ले, आप वो भी निकाल सकते हो, सब कैलकुलेट कर सकते हो। तो बस इतना ही, यही हमारे काम का है। नेक्स्ट एक जो इक्वेशन आता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आई थिंक ये काम नहीं है एग्जाम में तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। देखो, जब भी कैपेसिटर चार्ज होगा ना तो जीरो से शुरू करता है, चार्ज इनिशियली जीरो होगा और धीरे 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 वो चार्ज उस पर थोड़ा थोड़ा करके चार्ज आएगा और एक टाइम पे वो फुल्ली चार्ज होगा। तो चार्जिंग के केस में अभी तक जो भी हम इक्वेशंस पढ़े हैं ना, सारी की सारी ये हमारी चार्ज की या फिर करंट की, वो सारी वही वैलिड होंगी। और जो हमने नहीं पढ़ा हुआ है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, मान लो कैपेसिटर शुरू में ही पूरा चार्ज करके हमें दे दिया, उस केस में क्या होता है? तो देखो, कैपेसिटर बेचारा एनर्जी स्टोर करके रखता है अच्छे बच्चे की तरह, लेकिन रेसिस्टर उसके साथ जैसे ही जुड़ता है ना, रेसिस्टर उसके सारे लुटा देता है, जो भी एनर्जी उसने स्टोर करके लाई हुई है सबको लुटा पिटा के वो बराबर कर देता है। तो क्या होता है ना, ये जैसे मान लो यहाँ पे कैपेसिटर है, ये बेचारा लेके आया चार्ज अपने साथ क्यू नॉट, मतलब एनर्जी इसके अंदर भरी पड़ी है। जैसे ही स्विच को क्लोज करोगे ना, क्या होगा, इससे यहाँ पे करंट फ्लो करेगा और वो करंट जो होगा आई स्क्वायर आर टाइम्स लुटाते चला जाएगा रेसिस्टर, और धीरे धीरे करके सारा एनर्जी लुटा देगा। तो ये काम होता है रेसिस्टर का। अब इस केस में फिर से आप जैसे लिखोगे ना, लूप रूल यूज करोगे केवीएल, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा। फिर वापस से वैसे जैसे हमने किया था, इंटीग्रेट करोगे सब करोगे तो आपको क्यू का एक फंक्शन आएगा, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई रेस टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। आपको देखो याद कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे देखो क्यू नॉट वन माइनस ई रेस टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। आप डायरेक्टली चेक करो, आप मान लो कंफ्यूज हो गए कि कब कौन सा इक्वेशन यूज करना है, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग, तो सिंपली आप टी इक्वल टू जीरो पुट कर लो इक्वेशन में। अगर टी इक्वल टू जीरो पे क्यू इक्वल टू क्यू नॉट आया, मतलब वो चार्जिंग का इक्वेशन है। और अगर टी इक्वल टू जीरो पे आपका क्यू इक्वल टू आ गया क्यू नॉट, मतलब फुल्ली चार्ज है टी इक्वल टू जीरो पे ही, तो वो केस आपका डिस्चार्जिंग का होगा, तब आप डिस्चार्जिंग वाला फॉर्मूला वो मतलब यूज कर रहे हो। तो फॉर्मूला को इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हो अगर आप कंफ्यूज होते हो तो। और सेम अगर आपका क्यू निकल गया ना, तो क्यू को डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको आई निकल जाएगा। यहाँ पे आई के केस में बस एक चीज डिफरेंट आती है, जो ऊपर में हमारा आई आता था ना, वो ये प्लस होता था, प्लस साइन के साथ आता था, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ आता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया है तो हमें ये मिला है। तो देखो एक और क्वेश्चन हमारे यहाँ पे, इस बार हमने दो स्विचेज लिए हुए हैं। देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, एस वन इज क्लोज कीपिंग एस टू ओपन। सबसे पहले एस वन को क्लोज किया, मतलब इस वाले को क्लोज कर दिया, तो हमारा सर्किट कुछ बनेगा, बना लेते हैं। तो देखो हमारा सबसे पहले एस वन को क्लोज करेंगे, तो एस वन को जब क्लोज करेंगे ना, तो ये एस टू वाला पार्ट भूल ही जाओ, ये छोड़ो कुछ था। तो जब एस वन क्लोज किया तो हमारा ये सर्किट हो गया, और ये सर्किट हुआ तो हमसे क्या क्या पूछ रहा है, आई एट टी इक्वल टू जीरो, टी आई इक्वल टू, हाँ करंट निकालना है टी इक्वल टू जीरो पे इन्फिनिटी पे, और क्यू नॉट निकालना है। सबसे पहले क्यू नॉट देखो, क्यू नॉट तो आ जाएगा हमारा सी इंटू ई, तो ये कितना आ जाएगा 5 × 20, यानी कि 100 कूलम। ये तो हमारा कभी भी जो इन्फाइनाइट टाइम पे होगा, हमारा मैक्सिमम चार्ज यही आना है। नेक्स्ट देखो, अगर करंट की बात करें, मान लो इस स्विच को हमने क्लोज कर दिया, ये पूरा क्लोज हो गया, तो करंट मान लो आई आया, तो टी इक्वल टू जीरो पे क्या होगा, ये पूरा पूरा वायर के जैसा बिहेव करेगा ना, वायर के जैसा बिहेव करेगा, तो आई नॉट मतलब आई जीरो पे क्या आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 20/10, यानी कि 2 एम्पियर। आई जो हमारा इन्फिनिटी पे आएगा, इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे करंट जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि सर्किट जो है वो ये वाला ब्रोकन वायर के जैसा बिहेव करेगा। ये वाला जो है हमारा, ये पूरा पूरा ओपन सर्किट के जैसा बिहेव करेगा ये। तो हमारा टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे, तो हमारे तीनों पार्ट सॉल्व हो गए इजीली। नेक्स्ट केस जो हमसे पूछ रहा है, अब देखो अब क्या किया, ये एस वन को ओपन कर दिया और एस टू को क्लोज कर दिया है, और फिर नया टी इक्वल टू जीरो पे पूछ रहा है। तो इस बार जो टी इक्वल टू जीरो है ना, वो नया से शुरू हो रहा है। तो देखो इस बार कैसे सर्किट होगा, तो हमारा ये खत्म हो जाएगा, नीचे के पार्ट का कोई काम नहीं है। अब देखो ये हमारा S2 को क्लोज कर दिया, मतलब इसको बंद कर दिया। अब ये जो है हमारा पहले से चार्ज है, मतलब इस पे कितना चार्ज होगा, ऊपर हमने निकाला है 100 कूलम माइनस 100 कूलम, ये इस पे मान लो चार्ज आ गया है, हाँ ये प्लस माइनस। अब ये पूछ रहा है अब करंट कितना होगा टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो देखो एक चीज़ अभी भी बोल सकते हैं, टी आई जो हमारा होगा ना इन्फिनिटी पे, आई इन्फिनिटी, इन्फानाइट टाइम के बाद डिस्चार्जिंग सर्किट जो होता है उसमें करंट जीरो हो जाता है, और इन्फानाइट टाइम के बाद क्यू जो होगा ना इन्फिनिटी पे, वो भी जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारा जो भी चार्ज इसने बटोर के रखा है बेचारा अच्छा बच्चा, वो सारा लुटा देगा ये रेसिस्टर जो भी हमारा है वो। तो देखो अब हम हमारा क्वेश्चन क्या रह गया, हमें कैलकुलेट करना है इनिशियली चार्ज, हमें मालूम है, हमें बस करंट कैलकुलेट करना है आई जीरो पे।
इनिशियली करंट क्या होगा, तो करंट इनिशियली हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे हमारा है I इक्वल्स टू ई बाई आर। तो ई है ई बाई आर, ई कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ई कैलकुलेट करने के लिए हमारा यूज करेंगे क्यू बाई सी। तो 100/5 डिवाइड बाई आर यानी कि 10। तो इनिशियली जो हमारा करंट निकल के आएगा वो आएगा आपका 10/5 यानी कि 2 एम्पियर। हमारा पिछले केस में कितना आया था, यहाँ भी 2 एम्पियर आया था। तो यानी कि हमारा 2 एम्पियर का करंट यहाँ पे फ्लो करेगा। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं टाइम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक बार देख लो। ये जनरली पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर पूछता है तो वर्स्ट केस के लिए रेडी रह सकते हैं। इजी चीज़ था इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। देखो कभी भी आपसे किसी भी एक मान लो खतरनाक सर्किट देके आपसे टाइम कांस्टेंट पूछ लेता है, तो आपको क्या करना है, 2 स्टेप बस करना है। जो भी बैटरी है ना, बैटरी को हटा के उसकी जगह वायर लगा दो। मतलब यहाँ पे देखो बैटरी था ना, इसकी जगह पे हमने यहाँ पे देखो इस बैटरी को हटा के हमने वायर लगा दिया। उसके बाद कैपेसिटर को हटा दो, कैपेसिटर गायब कर दो, और कैपेसिटर के का जो दोनों एंड है ना उसके अक्रॉस आप निकाल लो आर इक्विवेलेंट। जो भी आर इक्विवेलेंट आया उसको सी से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा टाउ, टाइम कांस्टेंट। तो देखो इसके और इसके अक्रॉस, तो देखो ये हमारा हो गया एक रेसिस्टर, और ये देखो 6 ओम और 3 ओम ये दोनों पैरेलल में है, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट के अक्रॉस दोनों कनेक्टेड हैं। तो 6 और 3 का आपका इक्विवेलेंट कितना आएगा, 6 3 का आ जाएगा 2। तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, 2 + 6 × 3/6 + 3। तो यहाँ से 4 ओम का आया आपका आर इक्विवेलेंट। अब सी हमारा कितना है, 4 फैराड है। तो टाउ यहाँ से निकल के आ जाएगा सी × आर इक्विवेलेंट, ये हमारा है आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से आ जाएगा 4 × 4 = 16। ओके, तो हमारा टाउ निकल के आ जाता है। टाउ हमारा इसका यूनिट होता है शायद सेकंड। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इतनी सारी टॉपिक्स थी हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी में। यहाँ पे एक दो चीज़ें मैंने जानबूझ के छोड़ दी, क्योंकि सिमेट्री वगैरह जो है ना, सिमेट्रिकल सर्किट जो है वो थोड़े से मतलब क्या बोलें तो एक तरह से देखो तो वो जेई एडवांस का पार्ट है। तो उनका यहाँ पे पूछा जाना बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब होगा। और अगर पूछा भी जाता है तो देखो सिमेट्रिकल सर्किट होगा भी ना, तब भी कैलकुलेशन आपका अच्छा खासा टाइम खाएगा, 5 मिनट से ज़्यादा खाएगा। इसलिए मैंने उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करने में अपना फ़ायदा समझा। मैंने बस बेसिक चीज़ें आपको बता दी। ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला इक्वेशन आपको देखो इसलिए बताया ना, क्योंकि आप चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैलकुलेट एग्जाम में नहीं करो। बस आपसे मान लो इक्वेशन पूछ दिया कि कैपेसिटर का चार्जिंग का इक्वेशन क्या होता है, तो आपको ये तो पता रहना चाहिए ना कि चार्जिंग के टाइम क्या इक्वेशन होता है, डिस्चार्जिंग के टाइम क्या इक्वेशन होता है। तो बेसिक चीज़ों को आप डिफ्रेंशिएट कर सको, इसलिए मैंने आपको वो सारी चीज़ें बताई हैं वहाँ पे। बाकी यहाँ पे जो भी कंटेंट कवर किया गया वो मोर देन सफिशिएंट है। आप लोग उसको बस कवर कर लो, अच्छे से कर लो, थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, वो इनफैक्ट आपको ज़्यादा फायदा देगा। तो इन सारी कुछ बातों के साथ हम लोग अपने क्लास को इस वाले ख़त्म करते हैं। ओवरऑल हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट 3 घंटा से कम में ही ख़त्म हो गया, जो कि ज़्यादा टाइम नहीं है। आप लोग अब आगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, आप अच्छा स्कोर करोगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।